चैप्टर 1131 टू 1140। जैसे ही पंजे सराय तक पहुंचने वाले थे, एक सियान आकृति उसमें से निकली और भूतिया पंजों की जोड़ी पर हमला कर दिया। बूम! एक अत्यंत भयानक टक्कर हुई और भूतिया पंजों से हड्डियों के टूटने की एक कर्कश आवाज आई। भूतिया पंजों की जोड़ी को वास्तव में तब तक तोड़ा गया था जब तक कि हड्डियां टूट नहीं गईं। यह भी देखा जा सकता था कि भूतिया पंजों पर कुछ सुनहरा तरल बचा हुआ था जो लगातार उसके शरीर में चीको दबा रहा था। यह बहुत भयानक था। घोस्टली स्पिरिट किंग ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। इस सियान फिगर के सामने उन्हें काफी नुकसान हुआ था। वह बहुत लापरवाह था, बहुत लापरवाह। उसने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए और अपने शरीर पर स्वर्ण देवत्व को हटाने की कोशिश की। फिर वह ठीक होने लगा। यह कहा जाना चाहिए कि कानून के चरण के दायरे के तीसरे आसमान के शिखर पर एक शीर्ष मास्टर की पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत थी। हालांकि एक पल की लापरवाही के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बहुत ही कम समय में वह लगभग ठीक हो गया था। आप कौन हैं? घोस्टली किंग ने अपने सामने सियान आकृति को देखा और कहा, ये जिवेन ने अपना नाम न टालते हुए धीरे से कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ये कियान की ओर देखकर मुस्कुराया। ये शिवेन ने देखा था कि कैसे उसने अभी अभी उसकी रक्षा की थी। शहर की दीवार पर जाओ और मदद करो। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो, उन्होंने कहा। ठीक है। ये कियान ने देखा कि ये जिवेन पहले ही बाहर आ चुकी थी, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। वह तुरंत एक किरण में बदल गई और शहर की दीवार की ओर उड़ गई। बजना! एक चौंकाने वाली सफेद तलवार प्रकाश तुरंत आकाश से गिर गया और सीधे रक्त के राक्षसों और रक्त राक्षसों के समूह में गिर गया, जो कि भयानक तलवार प्रकाश ने सैकड़ों रक्त राक्षसों और रक्त राक्षसों को सीधे मार डाला। इससे भी अधिक रक्तपिपासु और रक्त राक्षस तुरंत जमे हुए थे। फिर एक सुंदर आकृति तैरती हुई आई। ये कियान था। उसकी पहली चाल एक जोरदार चाल थी। उसने सीधे शहर की दीवार के टूटे हुए हिस्से को जम दिया ताकि पीछे का खून दौड़कर अंदर न जा सके। अच्छा, बहुत शक्तिशाली। यह महिला कौन है? वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? हाँ, हम मजबूर थे, लेकिन उसके हाथों में ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं था। उसने सीधे उसे मार डाला। ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। ऐसा लगता है कि ये शिवेन के बगल वाली व्यक्ति है। यह पता चला कि ये जिवेन के बगल वाला व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि विशेषज्ञ विशेषज्ञों के दोस्तों से घिरे हुए हैं। हर कोई, जल्दी करो और यहाँ रक्तपिंडों को साफ करो, फिर उन्हें बाहर निकालो। इस समय ये कियान द्वारा लाए गए झटके से हर कोई उबर गया। वे यह भी समझ गए थे कि यद्यपि ये कियान ने अस्थायी रूप से अंतर को बंद कर दिया था, लेकिन वह लंबे समय तक रक्तपिपासुओं और रक्त राक्षसों को नहीं रोक सकती थी। जब वे अपने होश में आए तो बर्फ की दीवार के टूटने से कुछ ही समय पहले की बात है। निश्चित रूप से भयानक गर्जना बर्फ की दीवार के दूसरी तरफ से आई, साथ ही कुछ जानवरों की बर्फ की दीवार पर हमला करने की आवाजें भी आईं। शहर की दीवारों के भीतर बचे हुए रक्त के राक्षसों और रक्त राक्षसों को खत्म करने के लिए हर किसी ने जल्दी से 2 और 3 में एक साथ काम किया। दूसरी तरफ घोस्टली स्पिरिट किंग ने देखा कि ये कियान वास्तव में मदद करने वाली थी, इसलिए वह उसे रोकना चाहता था। वह उसे वहां जाने नहीं दे सकता था, नहीं तो उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती और मजाक बन जाती। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी चीख निकली। हवा में 2 भूतिया पंजे दिखाई दिए। वह ये कियान को मौत के घाट उतार देना चाहता था और उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था। और इस समय ये शिवेन हिले, एक मुट्ठी की बत्ती बुझी। टकराना! एक जोरदार धमाके के साथ हवा में मौजूद भूतिया पंजे का जोड़ा फट गया। अब आपका विरोधी मैं हूं, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। उसने अपने सामने घोस्टली स्पिरिट किंग को देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि मैं अभी भी हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में आने से थोड़ा कम हूं, यह आपसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह सही है। उस महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन पहले से ही आधे चरणीय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। वास्तव में वह बहुत समय पहले लेट स्टेज हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह लेट स्टेज हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे में प्रवेश करने में देरी कर रहा था क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी था और ट्रांसेंडेंस दायरे को तोड़ना चाहता था। एक ही बार में वह कानून चरण के दायरे में प्रवेश करने के बाद ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में एक औसत दर्जे का विशेषज्ञ नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसे अपनी नींव बनानी थी और हाफ स्टेप लेट स्टेज लॉ फेज रियल में ऐसा करने का उसका आखिरी मौका था। इसलिए वह इसमें देरी कर रहा था और अभी अभी के सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक उसने सीधे तौर पर आधे कदम कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति दायरे मध्य चरण की नींव को सबसे उत्तम स्थिति में विकसित किया और इसे तोड़ दिया। हालांकि उसके पास इस दायरे को मजबूत करने का समय नहीं था और न ही उसके पास अपनी साधना को अर्धचरणीय नियम अभिव्यक्ति क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर धकेलने का समय था। मूल रूप से यह एक ही बार में किया जा सकता था क्योंकि अब उसके पास संचय की कमी नहीं थी।
9 छिद्रों वाले दैवीय अमृत की औषधीय शक्ति के साथ वह जल्दी से अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। अब वह इसे केवल युद्ध में ही कर सकता था। उसे 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके पचाना था। पूरे 9 छिद्रों के दिव्य अमृत की विशाल औषधीय शक्ति के लिए उसने केवल 1/3 से भी कम अवशोषित किया था। सब कुछ तो बस शुरुआत थी। घोस्टली स्पिरिट किंग ने आखिरकार येज़िवेन को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसे आखिरकार यकीन हो गया कि उसके दिल में बेचैनी की भावना वास्तव में उसके सामने इस आदमी से आई है। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता, येज़िवेन, जिसके बारे में उसने सोचा कि उसे हमला करने के लिए इंतजार करना चाहिए, ने पहले हमला किया। येज़िवेन के हाथ की लंबी तलवार तुरंत रक्त क्यूई को पार कर गई और सीधे घोस्टली स्पिरिट किंग के सामने जा गिरी। लंबी तलवार के वार से ही भयानक आभा फैल गई थी। घोस्टली स्पिरिट किंग का चेहरा काफी बदल गया। इस तरह का भयानक आभा कानून घोषणा क्षेत्र के तीसरे स्तर के विशेषज्ञों के बीच भी दुर्लभ था, और उसके सामने वाला अर्धचरण कानून घोषणा क्षेत्र मध्य चरण में सिर्फ एक बच्चा था। अगर यह अतीत में था, अगर वह व्यक्तिगत रूप से पुष्टि नहीं करता कि उसकी असुरक्षा की भावना उसके सामने इस बच्चे से है, तो शायद वह इस लड़के की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना भयानक होगा। नीदरल घोस्ट स्पिन। घोस्ट स्पिरिट किंग ने जोर से चिल्लाया। उसके हाथों ने पाताल लोक की अनगिनत दुष्ट आत्माओं को पकड़ लिया और येज़िवेन की ओर दौड़ा। ये क्रोधी आत्माएं थीं जिन्हें घोस्ट स्पिरिट किंग ने हरा दिया था। उसने इन नाराज आत्माओं को जाने भी नहीं दिया। उन सभी को उसकी अपनी पंजा तकनीक में एकत्र किया गया था और दुश्मन का विरोध करने के लिए उसका साथ दे रहे थे। ये क्रोधी आत्माएं पहले ही अपना दिमाग खो चुकी थीं और केवल अधिक लोगों को अपने दुख में साथ देने के लिए पकड़ना चाहती थीं। बूम! सबसे भयानक टक्कर हुई। येज़िवेन के हाथ में लंबी तलवार और भूत के पंजे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। लेकिन एक क्षण पहले के विपरीत घोस्ट स्पिरिट किंग अब पूरी तरह से गंभीर था। उसने पहले ही अनगिनत जैन युआन को अपने हाथों में ले लिया था। गणने के कई वर्षों के बाद उसके हाथ पृथ्वी स्तर के दैवीय उपकरण को भी टक्कर दे सकते थे। इसके अलावा जैसे जैसे उसका कौशल गहरा होता गया, उसके हाथ भी अधिक से अधिक शक्तिशाली होते गए। पलक झपकते ही एक अनंत दिव्य तेज था जो सभी दिशाओं में फैल गया। अनगिनत भयानक वायुतरंगों ने आसपास की अनगिनत इमारतों को चपटा कर दिया। लगभग एक ही पल में भूतिया पंजों के उस जोड़े पर एक भयानक दुष्ट भूत प्रकट हुआ। यह अचानक एक छोटे से पहाड़ की तरह दिखाई दिया और येज़िवेन की ओर पटक दिया। बूम! तो येज़िवेन को गाद से पकड़ा गया और उसे उड़ते हुए भेजा गया। वह बुलडोजर की तरह था, सीधे 5 या 6 घरों को तोड़ता हुआ, और अंत में रुक गया। येज़िवेन गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय वह हंसा। वह महसूस कर सकता था कि पंजे के इस हमले ने वास्तव में उसके शरीर में औषधीय प्रभाव को थोड़ा खोल दिया था। दूसरे शब्दों में, वह और अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसका अत्याचारी शरीर कितना दबंग था। अभी लगी चोट बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी। लगभग एक पल में उसकी चोट ठीक हो गई थी, और लगभग उसी समय घोस्टली स्पिरिट किंग पहले ही पकड़ चुका था और एक फ्लैश में उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़ी भूतिया आंखों की वह जोड़ी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसे अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। चूंकि अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक है, तो उसके सामने वाला व्यक्ति अवश्य ही बहुत खतरनाक होगा। हालांकि वह यह नहीं देख सका कि इस समय क्या घातक था। उसकी हत्या का इरादा कम नहीं हुआ था। वह अब तक जीवित रहने में सक्षम था, इसलिए नहीं कि उसने कई बिजली घरों को चुनौती दी, बल्कि इसलिए कि उसने पालने में सभी खतरों को मार डाला। जब वह अपने पंजों से येज़िवेन का सिर पकड़ने वाला था, उसने देखा कि येज़िवेन की तलवार एक सफेद तलवार क्यू को काट रही है, झरने की तरह घोस्टली स्पिरिट किंग की ओर काट रही है। घोस्टली स्पिरिट किंग गाद से पकड़ा गया था और सफेद तलवार क्यूई द्वारा मारा गया था। उसका शरीर सीधे उड़ गया था। उसका शरीर लगभग 2 हिस्सों में कटा हुआ था। अगर उसने तत्काल चकमा नहीं दिया होता, तो शायद उसे येज़िवेन द्वारा 2 हिस्सों में काट दिया गया होता। लेकिन फिर भी येज़िवेन की तलवार की आभा से उसका पूरा हाथ आधा टूट गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? भूतिया आत्मा राजा ने अविश्वास में येज़िवेन को देखते हुए खून की उल्टी की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन वास्तव में इतना भयानक था। क्या तुम सिर्फ मेरे पंजे से नहीं टकराए? यहाँ तक अगर तीसरे स्तर के लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में एक मास्टर मेरे द्वारा मारा गया था, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। तुम कैसे ठीक हो सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। और जिस बात ने घोस्ट स्पिरिट किंग को और भी हैरान कर दिया वह यह था कि येज़िवेन वास्तव में पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। हालांकि अन्य लोग इसे महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन घोस्ट स्पिरिट किंग ने येज़िवेन के साथ लड़ाई की थी, वह इसे कैसे महसूस नहीं कर सकता था? यह कैसे संभव है? आमतौर पर जो लोग अभी अभी टूट गए थे, अगर उन्होंने अपने दायरे को मजबूत नहीं किया और युद्ध में भाग गए, मजबूत होने का उल्लेख नहीं किया,
तो वे अपनी सफलता के परिणामों को बनाए रखने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं और सीधे पिछले दायरे में वापस आ सकते हैं। वह कैसे मजबूत हो सकता है? लेकिन इस समय उनके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। अपने शरीर पर घाव से खून को बहने से रोकने के लिए उसने जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। युद्ध में विचलित होना केवल मृत्यु को प्रणाम करना था। इस समय येशिवेन का हमला करने के लिए अराजकता का फायदा उठाने का इरादा नहीं लग रहा था। उसने बस अपने लंबे ब्लेड को उल्टा पकड़ रखा था और कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। वह युद्ध की लपटों में एक असुर की तरह था, एक प्राचीन अधिपति। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, उसने घोस्टली स्पिरिट किंग को पूरी तरह से दबा दिया। उसने घोस्टली स्पिरिट किंग को तलवार के एक वार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे इस तरफ ध्यान दे रहे कई लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे चर्चा करने लगे, क्या यह व्यक्ति येशिवेन है? हे भगवान, वह बहुत मजबूत है। पहले वह उस कृपाण का उपयोग कानून घोषणा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक मास्टर को मारने के लिए कर सकता था। यह पहले से ही काफी डरावना है। अब अकेले रहने दें, वह वास्तव में घोस्टली स्पिरिट किंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। अरे बाप रे! उपस्थित बहुत से लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि घोस्टली स्पिरिट किंग किस प्रकार का मिशन था। जैसे जैसे स्तर ऊंचा और ऊंचा होता गया, पूरे मंडली में कुछ ही लोग हो सकते हैं। सभी एक दूसरे का विवरण जानते थे। हालांकि वे घोस्टली स्पिरिट किंग, झेंग बयई और अन्य लोगों के स्तर पर नहीं थे, फिर भी वे बहुत दूर नहीं थे। अपने सकल के शीर्ष मास्टर्स के लिए वे अभी भी जानते थे कि घोस्टली स्पिरिट किंग उनके लिए एक अगम्य चरित्र था। इससे पहले उसने लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के तीसरे स्तर के एक मास्टर को सिर्फ एक चाल से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना मजबूत था। अब जबकि वो येशिवेन से हार गया था, ऐसा नहीं था कि वो काफी मजबूत नहीं था। यह केवल यही कहा जा सकता था कि येशिवेन बहुत मजबूत थी। धत्तेरी की! घोस्टली स्पिरिट किंग की अभिव्यक्ति डगमगाने लगी। अचानक वह दहाड़ा और येशिवेन की ओर झपटा। भाड़ में जाओ! उसकी बची हुई भुजा असंख्य भूतिया ज्वालाओं से जल रही थी। यह असाधारण रूप से अंधेरा और भयानक था। फिर उसने येशिवेन को आसमान से पकड़ लिया। सही समय पर येशिवेन जोर से हंसे। उसकी आंखों में लड़ने का इरादा था। वह अनगिनत भूतिया आग की ओर दौड़ा। बूम बूम बूम! बिखरी हुई स्टार मुट्ठी जिसे येशिवेन ने लापरवाही से उड़ा दिया, उसमें भी अंतहीन शक्ति थी। यह वास्तव में उस भूतिया आग को बुझा सकता है जिसे शांत करने के लिए साइलेंट घोस्ट स्पिरिट किंग ने कई साल बिताए थे। एक नज़र में दोनों पक्षों की ताकत स्पष्ट लग रही थी, लेकिन येशिवेन का इरादा उसे एक सांस में मारने का नहीं था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आसमान तक पहुंच गई। इस नगर में वे स्वतंत्रतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। घोस्टली स्पिरिट किंग को इस तरह का वातावरण पसंद नहीं था जहां वह हर जगह दुश्मनों से घिरा हुआ था, खासकर जब येशिवेन जैसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। हालांकि येशिवेन पूरे शहर को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों पक्षों ने एक मौन समझौता किया और आकाश में उड़ गए। घोस्ट स्पिरिट किंग चौंका और डरा हुआ था। उसने पाया कि येशिवेन की ताकत लगातार मजबूत हो रही थी और हर बार जब वे एक दूसरे पर वार करते थे तो वह इसे महसूस कर सकता था। उसका हृदय भय से भर गया। यह कैसा राक्षस था? युद्ध के बीच में किसी का टूट जाना कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया था, लेकिन आमतौर पर बोलना वह तब था जब कोई पहले से ही चरम पर जमा हो चुका था। युद्ध के बीच में ही संयोग से बल में वृद्धि होती है, लेकिन निरंतर सुधार के बारे में किसने कभी सुना है? लगभग हर बार जब वे लड़ते थे तो वह यह देखकर भयभीत हो जाता था कि येशिवेन की ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। येशिवेन, जो अभी अभी टूटा था, उससे कमजोर लग रहा था। येशिवेन उससे लड़ने के लिए बस अपनी अत्याचारी काया पर निर्भर थी, लेकिन अब येशिवेन की ताकत उससे आगे निकल गई थी। जिस बात ने उसे और भी क्रोधित किया वह यह था कि सामने वाले का इस लड़ाई को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था। येशिवेन ने वास्तव में उसे एक सीढ़ी और सांग के रूप में इस्तेमाल किया। तो येशिवेन अपनी ताकत को शिखर तक सुधारने के लिए लड़ाई का लाभ उठाना चाहते थे। इससे उन्हें एक ही समय में शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। यहाँ तक झेंग बयई भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगी और उसे एक पत्थर और सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगी। अहंकारी, वास्तव में अहंकारी। हालांकि वह नहीं जानता था कि येशिवेन के शरीर में 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति धीरे धीरे पिघल रही थी और येशिवेन के शरीर में एकीकृत हो रही थी क्योंकि वह लड़ना जारी रखता था। ये औषधीय शक्तियां लंबे समय से अस्तित्व में थीं, लेकिन येशिवेन के पास उन्हें अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। उसका शरीर बाल्टी की तरह था। वह पहले केवल एक आधा कदम कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र मध्यचरण था। उसके शरीर की क्षमता सीमित थी। चोटी पर पहुंचने के बाद अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। अब जब वह पहले से ही अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था तो उसके शरीर की क्षमता दोगुनी या तिगुनी से अधिक हो गई थी।
इतने बड़े अंतराल से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने में काफी समय लगेगा। हालांकि इस भयंकर युद्ध की मदद से औषधीय शक्ति को हिलाकर उसके शरीर में एकीकृत कर दिया गया था। यह प्रक्रिया को गति दे सकता है। वह सही था। वह वास्तव में येकशिवेन के लिए अपनी ताकत में सुधार करने के लिए एक पत्थर बन गया था। हालांकि वह जानता था कि येकशिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और उसे मारने का इरादा नहीं किया, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया था कि येकशिवेन का अपनी ताकत पर नियंत्रण अद्भुत था। यह इस हद तक था कि उसे सब कुछ बाहर जाना पड़ा। अगर उसने कम ताकत का इस्तेमाल किया तो वह उसी जगह येकशिवेन द्वारा मारा जा सकता है। उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह वास्तव में येकशिवेन के विचारों को नहीं समझ सका। उसे नहीं पता था कि कब येकशिवेन अचानक एक भारी कदम उठाएगी और उसे मार डालेगी। इसलिए वो केवल येकशिवेन को मजबूत होते हुए देख सकता था। हा, चेन चुशन, तुम्हारी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। हा, झेंग बयई हंस पड़ी। उसने यह भी देखा कि येकशिवेन और येकियान पूरी तरह से भड़क उठे थे। यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से रक्त संघ का पलड़ा भारी था। येकशिवेन और येकियान के साथ स्थिति अचानक मानव कबीले की ओर झुकना शुरू हो गई। येकियान ने अपनी तलवार से इस खाई को बंद कर दिया था, जिससे मानव जाति के विशेषज्ञों को शहर की दीवार के अंदर के रक्त पिशाचों और रक्त राक्षसों को साफ करने का समय मिल गया था। येकशिवेन ने घोस्ट स्पिरिट किंग को पूरी तरह से दबा दिया था। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि घोस्ट स्पिरिट किंग भी अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। अंतहीन समुद्र क्षेत्र में विशेषज्ञों की युवा पीढ़ी के बीच विशेषज्ञों की ऐसी अत्याचारी जोड़ी कब दिखाई दी? हालांकि वह निश्चित नहीं था, लेकिन इसने उसके वर्तमान लापरवाह मूड में बाधा नहीं डाली। दुनिया में बहुत से झुके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन थे। यहाँ तक पूर्वी सागर क्षेत्र में भी कई प्रतिभाएं थीं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी था। अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ दें। झेंग बयई के मिजाज की तुलना में चेन चुशान के चेहरे पर चमक थी। वह फटने वाला था। उसने बड़ी मेहनत से समुद्र कुल के विशेषज्ञों को संगठित किया था, पर परिणाम ऐसा ही निकला। बहुत जल्दी खुश मत होइए। यह अभी अंत नहीं है। यह अभी भी अज्ञात है कि विजेता के रूप में कौन उभरेगा। चेन चुशान ने उपहास किया। यह अभी भी अज्ञात है कि विजेता के रूप में कौन उभरेगा। हालांकि तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों मरोगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, अन्यथा तुम मेरे कबीले के लिए संकट बन जाओगे। झेंग बयई की आंखें और भी दृढ़ हो गईं। मूल रूप से वह चिंतित था कि यदि वह गिर गया तो इससे पूरी रक्षात्मक रेखा का पतन हो जाएगा। हालांकि अब जब उसने येकशिवेन और येकियान के मजबूत उत्थान को देखा, हालांकि वह नहीं जानता था कि वे कौन थे, वे अभी भी मानव कबीले के विशेषज्ञ थे, है ना? इसने उसकी चिंताओं को पूरी तरह से हल कर दिया और उसे पूरी तरह से सहज महसूस कराया। वह मरने के लिए तैयार था। उसने लंबी तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। अगर किसी की कुर्बानी देनी ही है तो मुझे करने दो। दूसरी तरफ चांग जियाई के हमले और भी जरूरी हो गए थे। उसने ड्रैगन स्ट्राइकर विप लहराया और यह इतना घना था कि हवा भी इसके माध्यम से नहीं जा सकती थी। उसने फी बेफेंग को पूरी तरह से दबा दिया था। वह अपने दिल में और भी ज्यादा चिंतित थी। वह झेंग बयई की शैली को भी अच्छी तरह समझती थी। वह समझ गई कि वह मरने के लिए तैयार है। भले ही वह मर जाए, उसे रहना चाहिए। यह हास्यास्पद था। भविष्य में उन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। भविष्य में मानव कबीले और समुद्री कबीले के बीच ताकत के असंतुलन के बारे में क्या? उससे क्या लेना देना? यह बहुत दूर था। वह इतनी दूर नहीं सोच सकती थी। वह केवल यही सोच सकती थी कि उसे मरना नहीं चाहिए। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपको अनुमति दूं। हालांकि फी बेफेंग सबसे बड़ी बाधा थी अगर वह जाना चाहती थी और झेंग बयई का समर्थन करना चाहती थी। हालांकि फी बेफेंग एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था, लेकिन उसे हराना या यहाँ तक उसे मारना भी आसान नहीं होगा। धिक्कार है। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? फी बेफेंग के शरीर के चारों ओर अनगिनत पंख संघनित हो गए। वह एक परी की तरह भव्य और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। हालांकि वह एक पतित देवदूत था। उसके पंख ड्रैगन स्ट्राइकर विप द्वारा बिखरे हुए थे और वह थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि चांग जियाई अभी भी झेंग बयई की लड़ाई की स्थिति से विचलित है तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्या वह मुझे नीचे नहीं देख रहा है? वह तुरंत आग बबूला हो गया। उसने अपने हाथ में अनगिनत पंखों के साथ जमकर पलटवार किया। चांग जियाई जाना चाहता था और झेंग बयई का समर्थन करना चाहता था। इसलिए वह केवल इतना ही कर सकता था कि उसे जाने से रोके और झेंग बयई का समर्थन करे। यह बहुत आसान था। यह इतना आसान था। दूसरी तरफ येकशिवेन की भव्य आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। इसने घोस्ट स्पिरिट किंग को पहले ही निराश कर दिया था। निराशा ने सभी आशाओं को एक साथ नहीं मिटाया।
इसके बजाय इसने एक घड़ी को असहाय बना दिया क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें मिट गईं। यह एक ही बार में सभी आशाओं को मिटा देने से कहीं अधिक कष्टदायक था। उसके सामने वाला लड़का वास्तव में धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। इसके अलावा वह सिर्फ थोड़ा सा मजबूत नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी सीमा के मजबूत हो रहा था। हालांकि घोस्ट स्पिरिट किंग एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट था। आलम यह था कि सामने वाला आदमी बिना किसी सीमा के मजबूत नहीं होता। दूसरे शब्दों में, आदमी की ताकत अंततः रुक जाएगी, और घोस्ट स्पिरिट किंग को डर था कि जब आदमी की ताकत बंद हो जाएगी तो वह बच नहीं पाएगा। घोस्ट स्पिरिट किंग को आदमी के इतना अत्याचारी बनने से पहले भागने की पहल करनी चाहिए। यह सोचकर वह नहीं झिझका। उसने अपना पंजा येक्षिवेन की ओर काट दिया। अनगिनत भूतों की परछाइयां फुसफुसाईं। ये नाराज आत्माएं थीं जो उन्होंने वर्षों से जमा की थीं। हालांकि वह इस समय इतना ध्यान नहीं रख सकता था। आखिरकार उनका अपना जीवन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये जिवेन के हाथ अनगिनत सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे और सीधे इन भूतों की परछाइयों को अलग कर दिया और उन्हें दबा दिया। ये भूतिया छायाएं सर्वोच्च देवत्व की स्वाभाविक दास्ता थीं। इन प्रेत छायाओं को पूरी तरह से दबाने और मारने के लिए उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसने पाया कि घोस्ट स्पिरिट किंग उस पर हमला करते हुए घूमा और चला गया। आप छोड़ना चाहते हैं? ये जिवेन की आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और घोस्ट स्पिरिट किंग का पीछा किया। घोस्टली स्पिरिट किंग सीधे भूतिया आग के एक समूह में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। यह उनका सबसे गौरवपूर्ण चरित्र था, 9 घोस्ट्स एयर ट्रैवर्सिंग स्टेप्स। उसका आंकड़ा सीधे एक पल में 9 आंकड़ों में बदल गया, लगातार उसके सामने परत दर परत दिखाई दे रहा था। न केवल गति बहुत तेज थी, बल्कि यह आसानी से सभी को भ्रमित कर सकती थी, जिससे वे यह भेद नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा असली है। तो जिवेन का आंकड़ा लगभग तुरंत ही समय और स्थान को पार कर गया और तुरंत घोस्टली स्पिरिट किंग के सामने आ गया। घोस्टली स्पिरिट किंग की अनिश्चित और अजीब गति की तुलना में ये जिवेन की गति तेज थी और कोई अनियमित प्रकार नहीं था। लगभग एक ही पल में येक्षिवेन उसकी चपेट में आ गई। वह भूत की छाया से भ्रमित नहीं था कि वह बिल्कुल अलग हो गया। सितारों जैसी गहरी आंखों की वह जोड़ी कुछ असत्यों के माध्यम से देखने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? घोस्टली स्पिरिट किंग मौत से लगभग डर गया था। असंभव, तुम्हारी गति मुझसे तेज कैसे हो सकती है? हालांकि ये जिवेन ने अभी अभी अत्याचारी ताकत दिखाई थी, यह पहली बार इतनी भयानक गति दिखाई थी, इसलिए वह भी डरा हुआ था। उन्हें अपने 9 घोस्ट्स एयर ट्रैवर्सिंग स्टेप्स पर बहुत भरोसा था। उसी रैंक में इसे सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। हालांकि गति सबसे तेज नहीं हो सकती है, विचित्रता के मामले में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन वह अभी भी ये जिवेन द्वारा पकड़ा गया था और जिस भूत की परछाई को उसने अलग किया था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तुमसे तेज क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तू जिवेन ने उपहास किया और तुरंत नहीं रुके। उसने सीधे एक चाल चली और सीधे एक बिखरी हुई स्टार मुट्ठी को उड़ा दिया। बूम! जैसे कि कोई विशाल तारा अचानक उसके शरीर से टकराया हो, घोस्टली स्पिरिट किंग का शरीर तुरंत फट गया। वह सीधे मौके पर खून के धुंध के एक समूह में बदल गया और त्यानयुवान मिर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये जिवेन रुकी और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह अफसोस की बात थी कि अब एक उत्कृष्ट सांग का पत्थर चला गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वह आधी अधूरी विधि के प्रकटीकरण क्षेत्र के शिखर पर देर से नहीं पहुंचा था, फिर भी वह उससे दूर नहीं था। कुछ समय के बाद वह चरम पर पहुंच जाएगा। उस समय वह किसी भी समय स्वर्ग का प्रतिकार बुला सकता था। उस समय वह वास्तव में कानून के घोषणापत्र के दायरे में कदम रख सकता था। उस समय उनकी ताकत कानून अभिव्यक्ति के दायरे में बेजोड़ होने के लिए पर्याप्त थी। भूमिगत शहर के लोगों की नज़रों में वह बस एक चौंकाने वाले दानव देवता की तरह था। यहां तक कि घोस्ट स्पिरिट किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अचानक ये जिवेन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की रक्त ऊर्जा पागलों की तरह हिल रही थी। फिर ओरिएंटल सिटी के ऊपर आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान में फाड़ कर रख दिया हो। इस दरार को देखकर शहर के कई जानकारों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इस दरार के खुले होने से वे निकल सकेंगे। हर कोई, चलो कड़ी मेहनत करते हैं और इन कुतिया के बेटों को मार देते हैं। फिर हम इस शापित जगह को छोड़ सकते हैं। मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। इस स्थानिक दरार के खुलने के कारण सभी का मूड अचानक बहुत उत्तेजित हो गया था और वे जमकर लड़े। येक्षिवेन ने अपने सामने दरार को देखा। यह दरार 1 वर्ष से अधिक समय तक चलेगी जब तक कि यह पूरी तरह से बंद न हो जाए। जो इससे पहले नहीं जा सके वे हमेशा के लिए रक्त संसार में छोड़ दिए जाएंगे। यह पुनर्जन्म न होने के बराबर था। हमेशा के लिए रक्त की दुनिया में फंसने के लिए कोई केवल दर्द की कल्पना ही कर सकता था। हालांकि येक्षिवेन ने केवल उन्हें देखा।
इसके तुरंत बाद उसका फिगर टिमटिमाया और नीचे रक्तबीजों और रक्त राक्षसों के समूह के बीच दिखाई दिया। बूम! जब ये ज़िवेन की आकृति उतरी तो वह एक गिरते पहाड़ की तरह थी। पूरी जमीन मौके पर ही फट गई और शॉकवेव ने बड़ी संख्या में रक्तबीजों और रक्त राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये रक्तबीज और रक्त राक्षस मूल रूप से पागल थे। इस समय उन्हें भीड़ में आने वाली भीड़ की परवाह नहीं थी। दफन तलवार, तू! ज़िवेन चिल्लाया और उसके हाथ में तलवार की रोशनी गिर गई। यह शून्य में अनगिनत तलवार रोशनी में विभाजित हो गया और वे सभी नीचे गिर गए। पुची पुची पुची! ये ज़िवेन के कान शरीर में तलवार की रोशनी के फूटने की आवाज़ से भरे हुए थे। एक झटके में आसपास का बड़ा इलाका साफ हो गया। सैकड़ों मीटर के दायरे में एक भी जीवित रक्तबीज या रक्त दानव नहीं था। अद्भुत! इस समय शहर की दीवार पर मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग केवल उन रक्त पशुओं और रक्त राक्षसों के विरुद्ध आमने सामने लड़ सकते थे। यदि विरोधी एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र रक्त जानवर या रक्त दानव था, तो यह सभी दिशाओं में हत्या की स्थिति भी बन सकता था। हालांकि ये अतुलनीय रूप से क्रूर रक्तबीज और रक्त राक्षस यक्षिवेन के सामने भीड़ की तरह थे। उन्हें साफ सुथरा बनाया गया। उनमें से चाहे वह पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर था, अर्धचरणीय कानून घोषणा क्षेत्र या कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र रक्त जानवर या रक्त राक्षस, ये ज़िवेन के हाथों में कोई अंतर नहीं था। वे सभी एक चाल में मारे गए। रक्त क्षेत्र के नियमों के दमन के तहत भले ही ये रक्तबीज हजारों वर्षों तक बढ़े, वे कानून प्रकटीकरण दायरे के दूसरे या तीसरे स्तर तक ही बढ़ सके। यहाँ तक कुछ पुराने राक्षस जो लंबे समय तक जीवित रहे शायद ही कभी दिखाई दिए। यह उनके लिए पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। यक्षिवेन ने अभी अभी हमला किया था और उसने पहले से ही एक ताकत का प्रदर्शन किया था जो उनके स्तर को पूरी तरह से कुचल सकता था। लेकिन अगर वह इस तरह से सफाई करना जारी रखता है तो यह बेकार होगा, चाहे उसकी चीख कितनी भी जोरदार क्यों न हो। इस समय कोई असहमत निकला। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति को नकार दिया था, लेकिन वे केवल चिंतित थे। इस समय सभी को एक एहसास हुआ। वास्तव में हालांकि ये ज़िवेन की ताकत बहुत मजबूत थी, उसकी तलवार की चाल शक्तिशाली थी, लेकिन खपत बहुत अधिक थी। यदि यह जारी रहा तो उसकी चीखें समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। उस समय चाहे वह कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह रक्तबीज और रक्त दैत्यों द्वारा कुचल दिया जाएगा। यक्षिवेन को नहीं पता था कि इस समय हर कोई क्या सोच रहा था। पता होता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार बीस्ट की रक्त रेखा को एकीकृत करने के बाद उसके शरीर में ची आम लोगों की तुलना में 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक थी। उसे मौत के घाट उतारना आसान नहीं था। इसके अलावा उनके अत्याचारी शरीर की रिकवरी की गति बेहद तेज थी। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। यह उपभोग उसके लिए कुछ भी नहीं था। दफन तलवार, दफन तलवार, दफन तलवार! पूरा युद्ध क्षेत्र यक्षिवेन की निरंतर दहाड़ से भर गया था। उसकी तलवार की आभा सारे आकाश में उबल रही थी और वह अनंत थी। हर बार जब उसकी अंत्येष्टि तलवार तकनीक फैलती तो बड़ी संख्या में रक्तबीज मारे जाते। वह एक मानव आकार के टैंक की तरह था। वह जहां भी जाता रक्तपिपासु और रक्त राक्षस पूरी तरह से ढह जाते। यह विशेष रूप से रक्त के राक्षसों और घावों पर रक्त राक्षसों के लिए सच था। प्रारंभ में वे बेहद क्रूर और अहंकारी थे। हालांकि ये ज़िवेन और ये कियानकियान के संयुक्त प्रयासों के तहत वे पीछे हट रहे थे। दोनों के दमदार प्रदर्शन ने तुरंत सभी का मनोबल बढ़ा दिया। इस समय सभी को एक शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका की वास्तविक समझ थी। एक शीर्ष विशेषज्ञ सबसे महत्वपूर्ण क्षण में युद्ध की स्थिति को लगभग उलट सकता है। ये ज़िवेन एक मानवीय राक्षस की तरह थी। उसके शरीर में ची अभी भी असामान्य रूप से जोरदार थी और उसके कटने का कोई संकेत नहीं था। ये ज़िवेन और ये कियानकियान के नेतृत्व में ये रक्तबीज और रक्त राक्षस अभी भी उन्मत्त थे, लेकिन वे अभी भी पीछे हट रहे थे। विरोध करने का कोई उपाय ही नहीं था। कई विशेषज्ञ भी वध में शामिल हुए, विशेष रूप से वे कानून घोषणा विशेषज्ञ जो लड़ाई में शामिल हुए। उनके लिए यह बस एक दावत थी। उन्होंने लगातार इन रक्तबीजों का वध किया और उनके शरीर में रक्त के नाभिकों को जब्त कर लिया। ये ज़िवेन और ये कियानकियान प्रभारी के साथ उन शक्तिशाली रक्त जानवरों और रक्त राक्षसों को अक्सर ये ज़िवेन और ये कियानकियान द्वारा मौके पर ही निपटा दिया जाता था। लॉ मैनिफेस्टेशन थर्ड लेवल पीक का मुकाबला कौशल अकल्पनीय था। इन विशेषज्ञों के अलावा ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के योद्धाओं और निचले योद्धाओं ने भी अपना गठन वापस लेना शुरू कर दिया और दरार से निकल गए। इस समय भले ही बहुत से लोग इसे स्वीकार करने को तैयार न हो, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे देख सकते थे कि जब तक रक्त गठबंधन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, जब तक वे यहाँ हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन विशेषज्ञों में अभी भी अपनी रक्षा करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर वे थे तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल ब्लड एलायंस बल्कि समुद्री कबीला भी ब्लड एलायंस के साथ जुड़ गया था। स्थिति और भी खराब हो गई थी।
उनके पास रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जिवेन और अन्य लोगों द्वारा लगातार जत्थों में रक्तबीजों और रक्त राक्षसों को साफ करने के कारण हर कोई व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गया। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तक ये जिवेन और अन्य लोग यहाँ थे, वे शांति से पीछे हट सकते थे। करोड़ों लोगों में से कम 60 से 70% उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा थे। हालांकि सभी लोग तेजी से चले गए। कुछ ही पलों में उनमें से अधिकांश जा चुके थे। मूल रूप से भीड़भाड़ वाला शहर इस समय अचानक बहुत खाली हो गया। ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धाओं के एक के बाद एक चले जाने के बाद हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ जो अभी भी लड़ रहे थे, वे भी अपनी ताकत के अनुसार पीछे हटने लगे। रक्तबीज और रक्त दानवों का लगभग सफाया हो गया था, विशेष रूप से ये जीवेन जो एक ह्यूमनॉइड टैंक था। उसकी तलवार के एक वार से सैकड़ों रक्तबीज उसकी तलवार के नीचे आ गिरेंगे। उसके लिए कब्र की तलवार जो लगातार सैकड़ों बार कटी, कोई समस्या नहीं थी। उनके नेतृत्व में इन रक्तबीजों का शीघ्र ही सफाया कर दिया गया। इसलिए ये आधे अधूरे कानून घोषणा विशेषज्ञ पीछे हट सकते हैं। इन आधे अधूरे कानून घोषणा पत्र विशेषज्ञों को पीछे हटने में देर नहीं लगी। केवल हजारों विधि घोषणा विशेषज्ञ ही बचे थे। यह एक बड़ी संख्या की तरह लग रहा था, लेकिन करोड़ों लोगों की तुलना में यह केवल एक मुट्ठी भर था। इसके अलावा ये हजारों लोग पहले से ही अंतहीन समुद्री क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली थे। ये हजारों लोग करोड़ों लोगों में से अलग हो सकते हैं। वे जीनियस में जीनियस थे। हा, चेन चुशन, तुम्हारी योजना पूरी तरह से बेकार है। अब तुम्हारी बारी है। हा, चेन चुशन, तुम्हारी योजना पूरी तरह बेकार है। अब आपकी बारी है। आकाश में झेंग बयई की आकृति एक सफेद तलवार भगवान की तरह थी। उसके हाथ में लंबी तलवार ने अचानक एक भयानक तलवार प्रकाश उत्सर्जित किया। अनगिनत तलवार रोशनी एक साथ इकट्ठी हुई और एक अत्यंत भयानक रोशनीबंद बन गई। बूम! लाइटसेबर ने चेन चुशान के शरीर पर जमकर वार किए। चेन चुशान कराह उठा और उसके शरीर को उड़ते हुए भेज दिया गया। हालांकि उसकी ब्लेड लाइट ने भी उसी समय झेंग बयई के शरीर पर बेरहमी से वार किया। दोनों पक्षों को चोटें आईं और एक के बाद एक आसमान से गिर पड़े। झेंग बयई वास्तव में चेन चुशान के साथ मौत से लड़ना चाहती थी। वह उसके साथ मिलकर नाश करना चाहता था। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शायद चेन चुशान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि झेंग बयई का अंत में ऐसा संकल्प होगा। वह चेन चुशान को यहां रखना चाहता था, भले ही दोनों पक्षों को चोटें आईं और एक साथ मर गए। उसे मार दो! झेंग बयई मुश्किल से ये शब्द चिल्ला पाए। उसका शरीर अब अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका और सीधे नीचे गिर गया। बाय! चांग जियई चिल्लाया और तुरंत ड्रैगन स्ट्राइकर विप से झगड़ पड़ा, झेंग बयई को बांध दिया। और इस समय फी बाइफेंग अंततः चांग जियाई के उत्पीड़न से मुक्त हो गया। वह किसी और की परवाह किए बिना तुरंत भाग गई। हालांकि उसे चांग जियाई ने दबा दिया था, फिर भी वह पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि रक्त गठबंधन और महासागरीय जाति का गठबंधन टूट चुका था। अगर वह अभी नहीं जाती तो बहुत देर हो चुकी होती। ये शिवेन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चेन चुशान का पीछा करने ही वाला था। वह चेन चुशान को मारना चाहता था, जो पहले से ही सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। ये शिवेन भी झेंग बयई की तरह ही सोचती थी। अगर चेन चुशान को खत्म नहीं किया जा सका तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हालांकि उसने चेन चुशान को मारने से पहले एक बड़े हाथ को क्षितिज से आते देखा। इसने सीधे चेन चुशान और फी बेफेंग को पकड़ लिया और तुरंत उन्हें दूर ले गया। इसके बाद वह तुरंत ही सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। धिक्कार है, वे वास्तव में बच गए। येजिवेन ने बड़े हाथ को देखा जो पहले से ही क्षितिज में गायब हो गया था और अचानक कुछ उदास महसूस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ऐसी अप्रत्याशित घटना होगी। वहां वास्तव में एक विशेषज्ञ छिपा हुआ था और उसने युद्ध में भाग नहीं लिया था और किनारे से उन्हें लालच से देख रहा था। ये शिवेन इससे चूके नहीं होते अगर उन्होंने पहले लड़ाई में भाग लिया होता। ये शिवेन का भी वही विचार था जो झेंग बयई का था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि चेन चुशान उन समुद्री रेस विशेषज्ञों से बड़ा खतरा था। वह ब्लड वर्ल्ड का एक विशेषज्ञ था जो मानव जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण था। इसलिए वह भविष्य में स्कारलेट और फायर ट्रायल में भाग लेने वाले मानव जाति विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। दूसरी ओर ओशनिक रेस के विशेषज्ञ ठीक थे। वे वैसे भी पीछे नहीं रह सकते थे। चेन चुशान और फी बाइफेंग के युद्ध के मैदान से चले जाने के बाद केवल युवा मास्टर अमानो ही बचे थे। वह सबके घेरे से नहीं बच सका, खासकर जब उसने झेंग बयई और चांग जियाई को देखा जो मौत के कगार पर थे, तो वह पागल हो गया और उसने यंग मास्टर अमानो पर जमकर हमला किया। उसने यंग मास्टर अमानो को मारने से पहले व्यक्तिगत रूप से घायल भी किया था। अमानो उनमें से शायद सबसे ज्यादा उदास थी। भीड़ से घिरे होने से पहले वह केवल थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहा था और अंत में चांग जियाई के हाथों मर गया। अल्पविराम। ब्लड वर्ल्ड हमेशा की तरह जीवंत था।
हालांकि मानव जाति के विशेषज्ञ कम थे, लेकिन सी रेस विशेषज्ञों की संख्या मानव जाति विशेषज्ञों की संख्या से कई गुना अधिक थी। हालांकि मानव जाति के विशेषज्ञ कम थे, लेकिन पूरी ब्लड वर्ल्ड गतिविधि से हलचल कर रही थी। विशेष रूप से मानव जाति के चले जाने के बाद 3 महान समुद्री जातियों के विशेषज्ञ रक्त संसार के सबसे गहरे भाग रक्त सागर में एकत्रित हुए थे। अतीत में यहाँ तक मानव जाति और महासागरीय जाति के विशेषज्ञ भी, जो परीक्षण के लिए ब्लड वर्ल्ड में आए थे, शायद ही कभी इस स्थान पर आएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता था कि एक अत्यंत भयानक बूढ़ा राक्षस रक्त सागर में सो रहा था। हालांकि यह केवल एक किंवदंती थी, बहुत से लोगों ने इसे कभी नहीं देखा था। हालांकि कई लोगों ने यह भी शपथ ली कि एक अज्ञात राक्षस रक्त सागर में सो रहा था। यह कई संप्रदायों और शक्तियों के अभिलेखों में भी दर्ज था। इसलिए यहाँ तक पूर्वी शहर, जिसे पूर्वी सागर क्षेत्र जैसे एक विशाल द्वारा स्थापित किया गया था, वास्तव में रक्त सागर से काफी दूर था। यह ब्लड सी के भीतर पौराणिक राक्षस से बचने के लिए था। हालांकि कई साल बीत चुके थे, फिर भी कई ताकतों के रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि राक्षस ने एक बार पूरी दुनिया के युवा विशेषज्ञों का सफाया कर दिया था। तब से रक्त सागर एक ऐसा स्थान बन गया था जिसमें अनगिनत ताकतों ने कदम रखने के खिलाफ चेतावनी दी थी। यह केवल मानव जाति की ताकतें नहीं थीं, ओशनिक रेस के लिए भी यही था। लेकिन अब 3 महान समुद्री जातियों के नेतृत्व में महासागरीय दौड़, साथ ही साथ बड़ी समुद्री जातियों के बड़ी संख्या में विशेषज्ञ, सभी रक्त सागर में एकत्रित हो गए थे। जल्द ही ओशनिक रेस के विशेषज्ञों के बीच एक खबर फैल गई। ऐसा कहा जाता था कि अत्यंत भयानक राक्षस अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गया था और वृद्धावस्था में मरने वाला था। इसने अनगिनत विशेषज्ञों के लालच को तुरंत आकर्षित किया। हालांकि इस खबर को हमेशा ओशनिक रेस के बीच सील कर दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से मानव जाति को इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, और कहा जाता है कि यह खबर महासागरीय जाति के एक अत्यंत साहसी विशेषज्ञ की ओर से आई थी, जिसने रक्त सागर में प्रवेश किया था और अप्रत्याशित रूप से पौराणिक राक्षस को पाया था। यह पहले से ही बहुत बूढ़ा था और बुढ़ापे में मरने वाला था। जैसे ही यह खबर फैली, अधिक से अधिक जानकारी धीरे धीरे लीक हो गई। पौराणिक राक्षस वास्तव में एक रक्त दानव था। इसके अलावा यह एक रक्त दानव पूर्वज था। रक्त गठबंधन के लिए रक्त के समुद्र में अज्ञात मूल के रक्त राक्षसों को उठाया गया था। अनगिनत रक्त दानव रक्त के समुद्र में रहते थे और किंवदंतियों के अनुसार वह राक्षस जिसने एक बार पूरी दुनिया में युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को खत्म कर दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि कुलपति रक्त दानव था। यह अज्ञात था कि ब्लड सी में पैट्रियार्क ब्लड दानव कितने समय से मौजूद था। यह हमेशा रक्त सागर में शीत निद्रा में रहता था और शायद ही कभी बाहर आता था। इसलिए बहुत से लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। केवल ब्लड अलायंस ही इसके बारे में कुछ अधिक जानता था। हालांकि ब्लड अलायंस की विरासत को कई सालों से तोड़ दिया गया था, लेकिन यह एक बार ऐसा अस्तित्व था जिसने लगभग पूरे ब्लड वर्ल्ड को जीत लिया था। बाद में और जानकारी सामने आई। रक्त गठबंधन को पूरी तरह से खत्म करने का कारण यह था कि उन्होंने रक्त सागर से अधिक रक्त राक्षसों को लापरवाही से पकड़ लिया था। जितना अधिक उन्होंने कब्जा किया, उतने ही अधिक रक्त दानवों को उन्होंने पकड़ लिया। अंत में रक्त समुद्र की गहराई में रक्त दानव पूर्वज चिंतित हो गया। अंत में रक्त दानव पूर्वज ने हमला किया और रक्त गठबंधन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या यही कारण है कि रक्त गठबंधन नष्ट हो गया? रक्त सागर के किनारे पर आकाश में एक सियान आकृति ऊंची खड़ी थी, जो अपने सामने बढ़ते रक्त सागर को देख रही थी। मछली की हवा की लहरें उसके चेहरे पर उड़ गईं। किंवदंतियों के अनुसार रक्त सागर संपूर्ण रक्त संसार का मूल था। रक्त कीवी जिसने पूरे रक्त संसार को भर दिया था, वह भी रक्त सागर से आया था। हालांकि कोई भी वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। पूरी ब्लड वर्ल्ड बहुत पहले ही बन चुकी थी। वास्तव में यह अंतहीन समुद्र क्षेत्र में कई बलों की तुलना में बहुत पहले गठित किया गया था। रक्त सागर पहले से ही अस्तित्व में था जब रक्त संसार प्रकट हुआ था। वह कौन सा राज छुपाए हुए था, कोई नहीं जानता था। ये जिवेन ने आह भरी। 1 महीना हो चुका था। रक्त की दुनिया से मानव जाति को पूरी तरह से हटे हुए 1 महीना हो चुका था। वह पूरे 1 महीने से चेन चुशान के ठिकाने की तलाश कर रहा था। उस लड़ाई के अंत में जेंग बेई भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके अलावा हो सकता है कि उसकी मूल चोटें पूरी तरह से ठीक न हुई हों। नतीजतन वह सीधे घायल हो गया और लगभग मर गया। वास्तविकता ने उसे बने रहने की अनुमति नहीं दी। उसे सीधे चांग जियाई द्वारा ले जाया गया और पूर्वी सागर क्षेत्र में लौटा दिया गया। दूसरी तरफ जियान वुशुंग, ये कियान, याओकियान और अन्य मूल रूप से रहना चाहते थे। हालांकि ये जिवेन ने उन्हें लौटने के लिए मना लिया, इसलिए अंत में केवल वही रक्त संसार में रह गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रक्त की दुनिया में दुबके हुए अन्य मानव जाति विशेषज्ञ थे। हालांकि वे केवल चिटपुट व्यक्ति हो सकते हैं। मूल रूप से वे बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। ब्लड वर्ल्ड पूरी तरह से सीक्लैन की दुनिया बन गया था।
तो जिवेन ने खुद को समुद्री कबीले के विशेषज्ञ के रूप में प्रच्छन्न किया। वह समुद्री कबीले के बीच दुबक गया और चेन चुशान के निशान खोजे। दुर्भाग्य से भले ही सी क्लैन और ब्लड एलायंस एक बार सेना में शामिल हो गए थे, फिर भी सी क्लान के बीच ब्लड एलायंस की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। हाल ही में कुछ संघर्ष भी हुए थे। तथ्यों ने साबित कर दिया कि लाभ से बना गठबंधन सबसे नाजुक और अविश्वसनीय था। मूल रूप से ब्लड एलायंस के लोगों ने बड़ी संख्या में मानव जाति विशेषज्ञों का शिकार करने और उन्हें ब्लड युआन पिल्स में परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। उसके बाद वे बहुत प्रयास बचा सकते थे। हालांकि जैसे जैसे योजना विफल हुई और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हार गए, ब्लड एलायंस के पास ब्लड वर्ल्ड के अगले उद्घाटन तक पर्याप्त ब्लड युआन पिल्स होने से बहुत दूर था। इसलिए ब्लड एलायंस ने सी क्लान को निशाना बनाया। इतने लंबे समय तक किनारे से देखने के बाद सी क्लैन ने आखिरकार ह्यूमन रेस विशेषज्ञों की लाचारी महसूस की जब उन्हें रक्त गठबंधन द्वारा लक्षित किया गया था। हालांकि समुद्री कबीले में मानव जाति की तुलना में अधिक विशेषज्ञ थे, वे मानव जाति के समान ही थे। वे भी अलग अलग कुलों, अलग अलग संप्रदायों और ताकतों में बंटे हुए थे। वे एक साथ बिल्कुल भी एकजुट नहीं हो सके। मायावी रक्त गठबंधन का सामना करते समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। हालांकि भले ही उन्होंने इसकी सूचना दी हो, समुद्री कबीले के कई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ रक्त सागर में एकत्र हुए थे। वे इन चीजों से निपटने के लिए जरा भी ऊर्जा नहीं छोड़ सकते थे। इससे सी क्लैन और ब्लड एलायंस के बीच संबंध बिगड़ गए। ये जिवेन सी क्लैन के बीच छिप गई। उसके लिए चेन चुशान के बारे में कोई भी जानकारी पाना बेहद मुश्किल था। इस बारे में ये जिवेन ने उपहास किया और कहा कि यह सिर्फ कुत्ते कुत्ते की स्थिति थी। यदि ब्लड एलायंस जीवित रहना चाहता है तो उन्हें बड़ी संख्या में ब्लड युआन पिल्स की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में जहां मानव जाति रक्त की दुनिया से हट गई थी, समुद्री कबीला अपरिहार्य लक्ष्य बन गया था। यह कुछ हाइबरनेटिंग जानवरों की तरह था जिन्हें सर्दी बीतने से पहले पर्याप्त भोजन जमा करने की जरूरत थी। ब्लड एलायंस की नज़र में चाहे वह मानव जाति हो या समुद्री कबीला, वे सभी लक्ष्य थे जिनका शिकार किया जाना था। वे भोजन से अधिक कुछ नहीं थे। जरा भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के बीच खराब संबंधों के कारण यहां तक ये जिवेन भी केवल यह पता लगा सके कि चेन चुशान हाल ही में रक्त सागर में प्रकट हुए थे। ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से वृद्ध रक्त दानव पूर्वज के लिए आया था। ये शिवेन पहले से ही महसूस कर सकती थी कि रक्त की दुनिया में तूफान आ गया है। ऐसा लगता था कि सी क्लैन के सभी विशेषज्ञों की नज़र रक्त दानव पूर्वज पर है। वे उससे कुछ प्राप्त करना चाहते थे। ये जिवेन ने सोचा। उसने एक कदम उठाया और उसकी आकृति सीधे रक्त सागर में बह गई। रक्त सागर अशांत था। हालांकि यह एक अंतर्देशीय समुद्र प्रतीत होता था, तूफानी लहरें अंतहीन समुद्री क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक भयंकर थीं। ये जिवेन की मौजूदा दृष्टि से वह पूरे रक्त सागर को नहीं देख सका। यह रक्त सागर उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। रक्त सागर की तूफानी लहरों में कई रक्त दानव छिपे हुए थे। वे गरजे और ऊंची लहरों को थपथपाए। ब्लड यूनियन द्वारा पकड़े गए और पालतू बनाए गए लोगों की तुलना में ये रक्त राक्षस जंगली और अधिक खतरनाक थे। टकरा जाना। एक लहर सीधे येकशिवेन की ओर चली। इसमें दर्जनों रक्त दानव छिपे हुए थे। वे चिल्लाए और येकशिवेन की ओर दौड़े। जाहिर है यह एक छोटी जनजाति थी। उनके बीच एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र रक्त दानव भी था। इसे मेरे लिए पकड़ो, येकशिवेन जोर से चिल्लाए। उसका बड़ा हाथ हवा में फैला और आग के बादल में बदल गया, सीधे लहर को पकड़ लिया। अंदर के रक्त राक्षसों के पास ये जिवेन के बड़े हाथ से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वे उसके द्वारा पकड़े गए। गर्जन गर्जन गर्जन। ये रक्त दैत्य ये जिवेन के हाथों में पागलों की तरह संघर्ष कर रहे थे और भयानक दहाड़ मार रहे थे। रक्त संघ के रक्त राक्षसों की तुलना में इन रक्त राक्षसों से निपटना अधिक कठिन है। ये जिवेन उन रक्त राक्षसों की ताकत को महसूस कर सकता था जो उसके हाथ में लगातार संघर्ष कर रहे थे और वह सावधानी से उन्हें पहचान सकता था। उसके बाद उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और रक्त दानव तुरंत रक्त की धुंध के ढेर में फूट गए, जिसे तप्त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। इसने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस कहावत की पुष्टि की कि रक्त संघ में रक्त राक्षसों को रक्त सागर से पकड़ लिया गया था। ब्लड यूनियन द्वारा पकड़े गए कई रक्त दानवों की चेतना मिटा दी गई और उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। इस प्रकार वे रक्त संघ के वफादार अनुचर बन गए। केवल कुछ ही रक्त दानवों के पास जो अर्धचरणीय कानून घोषणा क्षेत्र या कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, उनके पास अपनी चेतना को पुनः प्राप्त करने का अवसर था। ये जिवेन तुरंत नहीं रुका और रक्त सागर की गहराई में भागना जारी रखा। रास्ते में लहरों में छिपे रक्त दानव उसके द्वारा एक पल में लगभग मारे गए। वे उसके शरीर के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सके। 1 महीने से भी अधिक समय में ये जिवेन ने पहले ही अपनी साधना को आधे चरण के उत्कर्ष क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंचा दिया था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में वह एक ट्रांसेंडेंस रियलम थर्ड हेवन विशेषज्ञ को आसानी से हरा सकता था। उसकी ताकत 1 महीने पहले से भी ज्यादा अत्याचारी थी।
9 ओरिफिस स्पिरिट पिल की औषधीय शक्ति उसके शरीर में लगातार पिघल रही थी, लगातार उसके शरीर में एकीकृत हो रही थी, जिससे उसके कौशल में लगातार वृद्धि हो रही थी। हालांकि उन्होंने अभी तक ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत के कारण उनके कौशल अभी भी बढ़ रहे थे। अचानक येजिवेन ने दूर से उड़ते हुए कुछ जाने पहचाने आभामंडल को महसूस किया। उसने तुरंत रक्त समुद्र में गोता लगाया और अपने सभी आभामंडल पर लगाम लगा दी। लंबे समय के बाद, निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं, कुछ आंकड़े आकाश में तैर गए। जो सबसे आगे था वह वीरतापूर्ण व्यवहार वाला एक सुंदर व्यक्ति था। वह एक उत्कृष्ट हस्ती थे। उसके पीछे 2 अन्य आकृतियां थीं। उनमें से एक फी बेफेंग था, जो पहले भाग गया था। उसके बगल में मध्यम कद का एक साधारण दिखने वाला आदमी था। 3 लोगों की इस छोटी सी टीम की रफ्तार बेहद तेज थी। वे रक्त समुद्र के ऊपर आकाश में बह गए। उनमें से हर एक ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्ति था और वे बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। येशिवेन बिना पलक झपकाए तुरंत उनके पीछे हो ली। हालांकि वह रक्त सागर में छिपा हुआ था। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, रक्त समुद्र में रक्त दानव भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। वे उसे दौड़ते और एक के बाद एक दहाड़ते हुए देखते थे। हालांकि इसने आकाश में 3 लोगों को सचेत नहीं किया। इस रक्त सागर में इन रक्त दानवों की दहाड़ इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकती थी। पूरा रक्त समुद्र अत्यधिक शोर था और इसका आधे से अधिक हिस्सा इन रक्त राक्षसों की दहाड़ के कारण था। हालांकि कुछ रक्त दानव थे जिन्होंने रास्ते में 3 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इन 3 उग्र लोगों के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए और वे इन लोगों की गति को जरा भी नहीं रोक सके। इस समय फी बाइफेंग के पास के औसत दर्जे के व्यक्ति ने कहा, हमें तेज होने की आवश्यकता है, अन्यथा यह अच्छा नहीं होगा यदि वे दक्षिणी समुद्री कमीने हमसे आगे निकल जाएं। वे हमसे आगे निकलना चाहते हैं। हालांकि वह रक्त दानव पूर्वज बूढ़ा और मर रहा है। अगर हम उसे कमांगते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके सामने सुंदर आदमी ने एक ठंडे खर्राटे के साथ कहा, यह सिर्फ हम ही नहीं हैं। पश्चिमी सागर क्षेत्र और ब्लड यूनियन के सभी लोगों को खबर मिली है, साथ ही कुछ दुष्ट काश्तकारों को भी। अगर वे हमारे वहां पहुंचने से पहले कुलपति रक्त दानव को मार सकते हैं तो यह ठीक है, अन्यथा दक्षिणी सागर क्षेत्र के ये लोग हमारी शादी की पोशाक बनाने में मदद कर रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वह लड़का नीफियान काफी सक्षम है। फी बाइफेंग ने कहा, अगर वह पहले रक्त दानव के पूर्वज को मारता है और रक्त क्षेत्र दिल प्राप्त करता है तो हम भविष्य में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। सुंदर आदमी ने कहा, वह चीज उत्तरी सागर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल जब यह उत्तरी सागर के हाथों में हो तो हम आराम महसूस कर सकते हैं। रक्त क्षेत्र दिल, वह क्या है? येशिवेन ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। हालांकि वह जानता था कि सीरेस के विशेषज्ञ रक्त दानव पूर्वज को लक्षित कर रहे थे, जो वृद्धावस्था में मरने वाला था। उसे इसका विशिष्ट कारण नहीं पता था। यह हृदय का रक्त क्षेत्र क्या है, इसकी जानकारी उन्हें पहले नहीं मिली थी। सीरेस ने इस जानकारी को गुप्त रखा था। यहाँ तक मानव जाति को भी इसके बारे में पता नहीं था। उन्होंने ब्लड यूनियन के साथ सहयोग करने और मानव जाति को बाहर निकालने का कारण शायद इस ब्लड रियल्म हॉट के कारण चुना। लेकिन आखिर ये बात है क्या? येशिवेन को लगा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ सुराग मिल गए हैं। चूंकि हर कोई ब्लड रियल्म हॉट के लिए जा रहा था, इसका मतलब था कि चेन चुशन भी वहां जाएंगे और एक ही बार में इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह ब्लड रियल्म हॉट क्या है, क्योंकि सीरेस ने मानव जाति को हर कीमत पर बाहर निकालने में संकोच नहीं किया। वह उन्हें इस पर अपना हाथ नहीं लगाने दे सकता था। अगर वे किसी चीज पर अपना हाथ लगाना चाहते थे तो वे उसे नष्ट कर देते थे। चेन चुशन इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य था। यदि वह चेन चुशान से छुटकारा नहीं पा सका तो मानव जाति को धीरे धीरे रक्त क्षेत्र के परीक्षण को छोड़ना होगा। जैसे ही येजिवेन धीरे धीरे रक्त सागर की गहराई तक पहुंचे, उन्होंने पाया कि रक्त राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी। वे इतने सघन रूप से भरे हुए थे कि येजिवेन के पास रक्त सागर की गहराई में भागने के विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे से उनका पीछा करने से पहले वह केवल उत्तरी सागर के 3 विशेषज्ञों के गुजरने का इंतजार कर सकता था। जब उसने रक्त सागर की गहराई में प्रवेश किया तो उसने पाया कि यह एक अराजक युद्ध था। अनगिनत सीरेस विशेषज्ञों ने अपने वास्तविक रूपों का खुलासा किया और रक्त सागर में अनगिनत रक्त राक्षसों से लड़े। उनमें से कम 1 लाख थे और सबसे कमजोर कुलीन सीरेस विशेषज्ञ थे जो ट्रांसेंडेंस दायरे में आधा कदम थे। उनमें से अधिकांश रक्त दानव थे। रक्त दानव, जो मूल रूप से कुछ हद तक तर्कसंगत थे, इस समय पागल हो गए थे। उन्होंने समुद्र कबीले के योद्धाओं पर उन्माद में हमला किया। दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और युद्ध के मैदान के केंद्र में, रक्त सागर के बीच में, रक्त सागर में सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल आकृति उछल रही थी और मुड़ रही थी। इसकी हर एक हलचल भयानक लहरें पैदा कर सकती थी। इस समय उसका पूरा शरीर सरनियों के एक समूह द्वारा फंसा हुआ था।
और जिन लोगों ने संरचना की स्थापना की थी वे दक्षिणी समुद्र के विशेषज्ञ थे। ट्रांसेंडेंस रियलम के सैकड़ों विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए थे, एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ताकि एक चौंकाने वाली संरचना तैयार की जा सके जिसने रक्तदानव पूर्वज को मजबूती से बंद कर दिया। और दूसरी तरफ ट्रांसेंडेंस रियलम के सैकड़ों विशेषज्ञ गठन के माध्यम से विशाल आकृति पर लगातार बमबारी कर रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि अंदर फंसा हुआ वह होना चाहिए जिसने पिछली प्रतियोगिता को नष्ट कर दिया था और जिसने रक्त संघ पूर्वज रक्तदानव को व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया था। हालांकि वह अब बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसके पास ऐसी शक्ति थी। यह कल्पना करना कठिन था कि जब वह अपने शिखर पर था तो उसका कैसा क्रूर और अतुलनीय रूप था। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र अराजकता में था, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी एक स्पष्ट पदानुक्रम था। केंद्र में कुलपति रक्तदानव था। थोड़ा बाहर दक्षिणी सागर क्षेत्र के सबसे कुलीन बल थे, जिनकी संख्या 1000 से अधिक ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों की थी। परिधि पर दक्षिणी सागर क्षेत्र के 1 लाख से अधिक संभ्रांत मार्शल कलाकार थे। बेशक उनमें से कई दक्षिणी सागर से संबंधित नहीं थे, हालांकि वे सभी दक्षिणी सागर के अधीनस्थ बड़े, मध्यम या छोटे समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। इस समय वे सभी एक साथ एकत्र हुए थे। वे परिधि में रक्त दानवों का विरोध करने के प्रभारी थे, ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों के लिए समय खरीद रहे थे। सबसे बाहरी क्षेत्र में रक्त दानवों में हाफ सटेप ट्रांसेंडेंस रियलम और ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ दोनों शामिल थे। उनमें से ज्यादातर ट्रांसेंडेंट रियलम ब्लड दानव थे। इस समय उन्होंने उन्माद में रक्त दानवों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। रक्त दानव पूर्वज को पहले ही घेर लिया गया और मार दिया गया। उनके लिए यह उनके सम्राट के घिरे होने के बराबर था। इस समय वे पागलपन से अंदर कैसे नहीं जा सकते थे। हालांकि इस बार सदर्न सी रेस रक्त दानव पूर्वज को घेरने और मारने के लिए दृढ़ थी। अनगिनत विशेषज्ञों ने रक्त दानव पूर्वज को बाहर रोक दिया। यहां तक अगर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा तो भी वे एक कदम पीछे हटने के बजाय मरना पसंद करेंगे। रक्त क्षेत्र के कोर को पाने की खातिर हर कोई पागल हो गया। गठन के बाहर सदर्न सी रेस के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक नीफेयान गठन के भीतर रक्त दानव पूर्वज को ठंडेपन से घूर रहा था। यद्यपि रक्त दानव पूर्वज गठन द्वारा फंस गया था, फिर भी इसमें एक क्रूर आभा थी। उसका झुर्रीदार रक्त रंजित चेहरा एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। इसकी लालटेन जैसी आंखें दसियों हजार मील तक रोशन करती हैं। उसका पूरा शरीर भयानक रक्तवर्णी लपटों से जल रहा था। किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की और वे केवल दूर से ही उस पर हमला कर सकते थे। यह एक राक्षस था जो अज्ञात समय के लिए अस्तित्व में था। यह अब तक जीवित था और अंत में अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर गया था। यह बुढ़ापे से मरने वाला था। फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति कमा सके। इसलिए वह इतना सावधान हो रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने जो जीव है वह कितना भयानक है। बाहर की दुनिया में चीजें बहुत आसान होती। संप्रदाय के बुजुर्ग और कबीले के विशेषज्ञ पितृसत्ता रक्त दानव से निपटने के लिए किसी शक्तिशाली को खोजने में सक्षम होंगे। यहां तक जब वह अपने चरम पर था तब भी वह बाघ की मूंछों को सहलाने की हिम्मत करेगा। अब तो छोड़ ही दीजिए कि वह मौत के कगार पर था। लेकिन अब जबकि वे खूनी चोरों की दुनिया में थे, यह खूंखार प्राणी अभी भी बहुत भयानक था। भले ही वह पहले से ही बूढ़ा था, उसमें से बस एक आकस्मिक खरोंच एक कानून चरण क्षेत्र विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। यदि यह ड्रैगन ट्रैपिंग फॉर्मेशन के लिए नहीं होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए। यह ताकत में पूर्ण अंतर था। यह ठीक उसी तरह था जैसे उसने ब्लड वर्ल्ड परीक्षण में व्यक्तिगत रूप से लाखों विशेषज्ञों को आग से नष्ट कर दिया था। वे लगभग वहां थे, वे अंत में लगभग वहां थे। बूढ़े आदमी को घातक झटका देने का समय आ गया था, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी थी। यद्यपि दृश्य अराजक था और आभा अराजक थी, वह महसूस कर सकता था कि कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। पहले मनुष्यों को पैट्रियार्क ब्लड दानव के ठिकाने के बारे में जानने से रोकने के लिए सीफोक ने पैट्रियार्क ब्लड दानव की खोज के लिए केवल कुछ ही लोगों को ब्लड वर्ल्ड में भेजा था। सभी मनुष्यों के ब्लड वर्ल्ड से पीछे हटने के बाद सीफोक ने बड़ी संख्या में लोगों को उसकी खोज के लिए ब्लड वर्ल्ड में भेजा था। इन बलों में 3 महान समुद्रों के विशेषज्ञ थे। लगभग सभी अन्य समुद्र 3 महान समुद्रों पर निर्भर थे। इस समय उन्होंने 3 महान समुद्रों के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। तीनों पक्षों ने सघन तलाशी शुरू की। अंत में स्वर्ग ने कोशिश करने वालों को निराश नहीं किया। पैट्रियार्क ब्लड दानव को खोजने वाला दक्षिणी सागर सबसे पहले था। खबर अब तक फैल गई होगी। वह अपने आप में बड़बड़ाया। उसने पैट्रियार्क ब्लड दानव की आकृति को और भी दृढ़ संकल्प के साथ देखा। अधिक समय नहीं बीता था और अन्य 2 महान समुद्रों से बहुत अधिक विशेषज्ञ भी नहीं होने चाहिए थे। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना कोई साधारण बात नहीं होगी, लेकिन इसने कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को आने से नहीं रोका।
कुछ तेज ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ पहले ही आ चुके थे और उन्होंने पहले से ही कुछ विशेषज्ञों को महसूस कर लिया था जो अपने आभामंडल को अच्छी तरह से छिपा नहीं सकते थे। हालांकि वहां 1000 से अधिक ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को पैट्रियार्क ब्लड दानव के चौकोर फ्रेम को दबाने के लिए ड्रैगन ट्रैपिंग फॉर्मेशन में प्रवेश करना पड़ा। अन्य आधे को अपनी पूरी ताकत से पैट्रियार्क ब्लड दानव पर हमला करना था। अगर कुछ हुआ तो वे इसे रोक नहीं पाएंगे। और अगर यह थर्ड हेवन ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ या इससे भी मजबूत विशेषज्ञ थे तो शायद उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। एक शिखर विशेषज्ञ वह नहीं था जिसे वे यूं ही रोक सकते थे। यही कारण भी था कि उन्होंने केवल देखा था और कार्रवाई नहीं की थी। अगर वह भी कार्रवाई करते तो इसका मतलब यह होगा कि दक्षिणी सागर क्षेत्र इस बार पूरी तरह से बाहर हो गया था और बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर कुछ भी होता है तो इसका परिणाम दक्षिणी सागर क्षेत्र के लिए विनाशकारी नुकसान होगा। हालांकि वे जानते थे कि सबसे पहले कदम उठाने से अन्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित होगा, स्वाभाविक रूप से पहले होने के अपने फायदे थे। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि किसी और के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, वे पैट्रियार्क ब्लड दानव को मार सकते थे। ऐसे में उन्हें भरपूर लाभ मिल सकेगा। रक्त क्षेत्र का दिल भी उनके हाथों में आ जाएगा और उन्हें दूसरों के साथ मौत से लड़ना नहीं पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या वह उस क्षण को जब्त कर सकता था और अन्य विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया से पहले पैट्रियार्क ब्लड दानव को मार सकता था या नहीं। समय 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 यह अधिक से अधिक जरूरी होता जा रहा था। नीफेयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन सोचा। कुछ दूरी पर येज़िवेन शून्य में छिपी हुई थी, जो कई 100 मीटर लंबी आकृति को स्थिर रूप से देख रही थी। पैट्रियार्क ब्लड दानव, ब्लड वर्ल्ड का दिल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या था, वह उसे चाहता था। येज़िवेन ने अपनी आभा को छुपाया और अपनी दिव्य भावना को फैलाया। हालांकि उनका साधना स्तर नीफेयान जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन औरास के प्रति उनकी संवेदनशीलता नीफेयान की तुलना में 10 गुना अधिक थी। बहुत जल्दी उसने महसूस किया कि आकाश शक्तिशाली और भयानक विशेषज्ञों से भरा हुआ था। ये सभी दक्षिणी सागर क्षेत्र से समूह को घूर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इन लोगों के बीच सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग के शिखर पर था। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में भी कई विशेषज्ञ थे। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर भी कुछ अस्तित्व थे। वह व्यक्तिगत प्रभामंडल का सही आंकलन भी नहीं कर सकता था, लेकिन वे पहले ही पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग को पार कर चुके थे। येज़िवेन ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। हालांकि ये प्रभामंडल अच्छी तरह से छिपे हुए थे, फिर भी वे उसकी इंद्रियों से नहीं छिप सके। इसलिए वह नीफियान से बेहतर जानता था कि यह सिर्फ फी बेफेंग और अन्य दो नहीं थे जो उसके साथ आए थे। पास में अत्याचारी आभा वाले कई विशेषज्ञ भी थे। प्रत्येक आभा दबंग और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। जाहिर है, पैट्रियार्क ब्लड डेमन की बात ने इन लोगों को सभी दिशाओं से आकर्षित किया था। और यह इस परिस्थिति में था कि मानव विशेषज्ञ यहाँ नहीं थे। अगर मानव विशेषज्ञ यहाँ होते तो लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती। यह केवल एक छोटी सी संख्या से कहीं अधिक थी। इन परिस्थितियों में ब्लड वर्ल्ड का दिल छीनना आसान नहीं होगा। इसके अलावा येज़िवेन को यह भी नहीं पता था कि ब्लड वर्ल्ड का दिल क्या है। येज़िवेन की अथक खोज ने उसे जल्दी से चेन चुशान के ठिकाने तक पहुंचा दिया। वह आकाश में ऊंचा था और उसके बगल में ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के कई विशेषज्ञ थे। वे सभी पितृसत्ता रक्त दानव को ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। हालांकि चेन चुशान के अलावा कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं था जिसके पास पूरे ब्लड वर्ल्ड में स्वीप करने की क्षमता हो। हालांकि ब्लड एलायंस ब्लड वर्ल्ड में शक्तिशाली था, लेकिन इसकी तुलना 4 सुपर सी रीजन जैसे शीर्ष दिग्गजों से नहीं की जा सकती थी। उनके कई सदस्य ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जो गलती से यहाँ रुक गए थे। उनमें चेन चुशन जैसे शीर्ष जीनियस थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सामान्य लोग थे। विशेष रूप से रक्त संघ, जो पिछले रक्त विश्व परीक्षण के बाद अभी अभी उठना शुरू ही हुआ था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि युवा पीढ़ी की तुलना में उनके पास सैकड़ों वर्षों की खेती थी, तो वे इन विशेषज्ञों को ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में इकट्ठा करने में भी सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि वे बहुत अच्छी तरह से छुपे थे। येज़िवेन के लिए जब तक एक आभा थी, छिपाने के लिए मूल रूप से कहीं नहीं था। सांस रोकने की तकनीक पर भरोसा करते हुए येज़िवेन ने कई बार घात लगाकर हमला करने से परहेज किया था और खतरे की पहचान की थी। येज़िवेन की दिव्य भावना उन पर हावी हो गई और वह तुरंत जान गया। जैसे ही येज़िवेन की दिव्य भावना जाने वाली थी, अचानक उसने ब्लड यूनियन के एक विशेषज्ञ को यह कहते हुए सुना, यूनियन लीडर, क्या वास्तव में पैट्रियार्क ब्लड दानव के शरीर के अंदर रक्त क्षेत्र का हृदय है? यह सही है, यह उसके शरीर के अंदर है। कुलपति रक्त दानव रक्त की दुनिया में पहला रक्त दानव है। वह स्वभाव से बड़ा हुआ था और अन्य रक्त दानवों से बिल्कुल अलग है। उसके शरीर में रक्त को रक्त क्षेत्र का हृदय है। जो भी हृदय के रक्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है वह पूरे रक्त संसार को नियंत्रित कर सकता है।
दूसरे शब्दों में, यह संपूर्ण रक्त संसार को नियंत्रित करने की कुंजी है। जब तक हम हृदय के रक्त क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से रक्त की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। हम फिर कभी रक्त संसार के जाल में नहीं फंसेंगे। इसलिए हमें हृदय के रक्त क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, वे मुझे रोक नहीं सकते। चेन चुशान ने असामान्य रूप से दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। हृदय का रक्त क्षेत्र वास्तव में पैट्रियार्क रक्त दानव के शरीर में रक्त कोर था। ये शिवेन का दिमाग काम उठा। तो ऐसा ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग पैट्रियार्क ब्लड दानव को निशाना बनाना चाहते थे। हृदय के रक्त क्षेत्र को नियंत्रित करने का मतलब था कि कोई स्वतंत्र रूप से रक्त की दुनिया में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड यूनियन के लोग हॉर्ट ऑफ द ब्लड वर्ल्ड पर अपना हाथ रखने के लिए इतने दृढ़ थे। रक्त संघ के लोगों के लिए सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वे वृद्धावस्था में त्वरित गति से मरेंगे। उनके खेती के आधार को दबा दिया जाएगा और उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वे केवल रक्त की दुनिया में ही रह सकते थे, उनके पास छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह कल्पना करना आसान था कि ब्लड यूनियन के लोगों के लिए यह कितना आकर्षक था। क्या इसीलिए यूनियन लीडर ने सी रेस को खबर भेजी? वह आदमी जारी रहा। हाँ, पहले इंसानों को भगाते हैं। मूल रूप से हम उन्हें ब्लड युआन डेंस में परिष्कृत करना चाहते थे। अगर हम सफल हुए तो हमें कम से कम 1000 साल तक ब्लड युआन डेन की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य से हमने उन्हें भागने दिया, इसलिए हमारे पास सी रेस पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब सी रेस हमारे प्रति बहुत सतर्क है। उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। चेन चुशान ने उदासीनता से कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब हम रक्त क्षेत्र का दिल प्राप्त कर लेते हैं तो हम उन्हें कुचलने में सक्षम होंगे। यदि हम रक्त की दुनिया के लिए अंतरिक्ष द्वार नहीं खोलना चाहते हैं तो हम जीत गए, इसे खोलो मत। हम स्वतंत्र रूप से रक्त की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। हम पर पहले के प्रतिबंध अब नहीं रहेंगे। इसके विपरीत ब्लड वर्ल्ड हमारे संचालन का आधार बन जाएगा। कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। चेन चुशान बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये शिवेन का दिल अचानक सतर्क हो गया। चेन चुशान की यह महत्वाकांक्षा उनके द्वारा पहले सोची गई बातों से कहीं अधिक थी। वह वास्तव में पूरे ब्लड वर्ल्ड को नियंत्रित करना चाहता था। यदि वह इस चेन चुशन को मिटा नहीं सका तो मानव जाति वास्तव में रक्त की दुनिया में नष्ट हो सकती है। हम इसे खुद क्यों नहीं करते? हमें इसी रेस को बताने की आवश्यकता क्यों है? आदमी ने पूछा। इस बूढ़े आदमी से निपटना आसान नहीं है। किसी ने बहुत पहले उसके खिलाफ साजिश रची थी। जब खबर फैली थी तो पूरे ब्लड वर्ल्ड के युवा विशेषज्ञ ब्लड सी में इकट्ठा हो गए थे। वे दिल पर कब्जा करना चाहते थे। द ब्लड वर्ल्ड। दुर्भाग्य से वह उस समय अपनी चरम अवस्था में था, इसलिए जितने लोग उसके पास गए थे उनके पास दुखद मौत मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर सी रेस ने कार्रवाई नहीं की होती तो हम अकेले इस बूढ़े आदमी को हिला नहीं पाते। सबसे अहम बात यह है कि हम उनके मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आखिरकार अगर वह मर जाता है तो उसके शरीर के अंदर रक्त की दुनिया का दिल शून्य में बदल जाएगा। फिर यह रक्त की दुनिया से फिर से गायब हो जाएगा जब तक कि एक नया रक्त दानव पूर्वज पैदा नहीं हो जाता। लेकिन अब वह पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं, तो यह हमारा एकमात्र अवसर है। चेन चुशान ने शांति से कहा। हमें उसके शरीर से रक्त क्षेत्र का दिल निकालना होगा, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हम इस शापित स्थान को छोड़ सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस शापित स्थान को छोड़ सकते हैं या नहीं। क्या आप अपने कनिष्ठों के पैरों के नीचे रेंगना चाहते हैं और उनके पैर की उंगलियों को इस उम्मीद में चाटना चाहते हैं कि वे हमें जीने देंगे और हमें रक्त क्षेत्र छोड़ने देंगे? चेन चुशन ने कहा। रक्त संघ के अन्य विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। जब उन्होंने उस परिदृश्य के बारे में सोचा तो उन्हें एक बुरे सपने जैसा महसूस हुआ। जीवित रहने के लिए उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया था। जीवित रहने के लिए उन्होंने ब्लड युआन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया। वे दैत्य नहीं बने, बल्कि दैत्यों से भी अधिक खूंखार थे। हालांकि यदि हॉर्ट ऑफ द ब्लड रियल्म सी क्लैन के अन्य विशेषज्ञों के हाथों में आ जाता है तो उनके पास अपने पैरों के नीचे रेंगने और अपने जीवन की भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि एक बार रक्त क्षेत्र के दिल पर कब्जा कर लिया गया था, रक्त क्षेत्र के मार्ग को खोलना है या नहीं, यह प्रतिद्वंद्वी के विचारों पर निर्भर करता है। सी रेस के वे विशेषज्ञ सिर्फ रक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन इस बात की बहुत संभावना थी कि वे रक्त क्षेत्र में मर जाएंगे। उस समय वे और क्या कर सकते थे? गर्व और गरिमा सिर्फ हास्यास्पद बकवास थी। सबसे भयानक घटना को घटित होने से रोकने के लिए उन्हें हृदय के रक्त क्षेत्र को नियंत्रित करना था। उन्हें करना पड़ा। जो भी उनके रास्ते में खड़ा होगा वह उनका नश्वर शत्रु होगा। यह सोचकर उनकी आंखों में एक अकल्पनीय तेज चमक उठा। उनकी हत्या का इरादा बढ़ने लगा। केवल रक्त क्षेत्र के दिल को नियंत्रित करने से ही हमारे पास एक रास्ता होगा।
अब से हम मानव कबीला नहीं होंगे, न ही महासागरीय कबीला, न ही शैतान कबीला, न ही ड्रैगन कबीला। हम अपना वंश, रक्तवंश स्थापित करेंगे और आप सभी रक्तवंश के पूर्वज बनेंगे। जैसे ही चेन चुशान ने कहा, उसकी आंखें पागलपन से चमक उठीं। उसके पागल विचार की तुलना में जिन्होंने अपने कुलों और संप्रदायों को स्थापित किया, वे कुछ भी नहीं थे। वे बहुत क्षुद्र थे। वह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में अनगिनत कुलों में एक और कबीला जोड़ना चाहता था, और वह रक्त कबीले का पूर्वज होगा। उनका नाम भविष्य में लोगों द्वारा याद किया जाएगा। सम्मान था या भय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रक्तवंश के पूर्वज। तू जिवेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। भाड़ में जाओ और पूर्वज बनो। उसने चेन चुशान से एक चौंकाने वाला रहस्य सुना था, जिससे वह अपनी दिव्य भावना को वापस लेना चाहता था। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य भावना को वापस लेने के विचार को समाप्त कर दिया। इसके बजाय उसने दूर से ही उन पर अपनी दिव्य भावना को बंद कर दिया और जितना संभव हो सके उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उनकी खेती बेहद मजबूत थी। अगर वे सावधान नहीं होते तब भी उन्हें खोजा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाहरी अंतहीन समुद्र में रक्त दानव अधिक से अधिक उन्मत्त हो गए। उन्होंने दक्षिणी अंतहीन सागर में सभी काश्तकारों की रक्षात्मक रेखा पर अधिक से अधिक निडरता से हमला किया। वापस भीतर के समुद्र में पैट्रियार्क ब्लड डेमन बूढ़ा और बूढ़ा हो रहा था। शायद ये सावधान सी मार्शल आर्टिस्ट उसे कोई बुनियादी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन वह अब अपने चरम पर नहीं था। इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सबसे स्पष्ट बात यह थी कि उसकी चाल धीमी और धीमी होती जा रही थी। हालांकि वह अभी भी बहुत शक्तिशाली था, उसकी गतिविधियों के धीमे होने ने पहले ही साबित कर दिया था कि वह एक पतनशील स्थिति में प्रवेश कर चुका है। जिस स्थिति में वह थोड़ी देर के लिए ड्रैगन ट्रैपिंग एरे को हिला नहीं सका, यह कहा जा सकता है कि वह मृत्यु से दूर नहीं था। थोड़ी दूर पर ट्रांसेंडेंस रियलम के सैकड़ों विशेषज्ञ लगातार एक दूसरे पर अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट से बमबारी कर रहे थे। बढ़ते हुए हमले लगातार सरणी के माध्यम से पारित हुए और पैट्रियार्क ब्लड दानव के शरीर पर बमबारी की। मूल रूप से उनके हमले पैट्रियार्क ब्लड दानव के 300 मीटर के भीतर भी नहीं पहुंच सके, इससे पहले कि उनके शरीर पर खून के रंग की लपटें पूरी तरह से मिटा दी गईं। लेकिन धीरे धीरे खून के रंग की लपटें कम चमकदार और मंद हो गईं। सभी के हौसले पस्त हो गए। यह बूढ़ा आदमी आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। हर कोई इसे जारी रखें। यह पुराना राक्षस लगभग मर चुका है। यदि हम हृदय के रक्त क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं तो दक्षिणी सागर निश्चित रूप से आपके पुरस्कारों के साथ कंजूस नहीं होगा। इस समय अलग नी फियान ने सभी की आत्माओं को बढ़ाने के लिए बात की। सभी के हौसले पस्त हो गए। यह लगभग खत्म हो गया था। यह लगभग खत्म हो गया था। यह विशेष रूप से अर्धचरण के ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञों के लिए सच था, जो रक्त राक्षसों का डटकर विरोध कर रहे थे। उनके अधिकांश ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों को पैट्रियार्क ब्लड दानव से निपटने के लिए दूर स्थानांतरित कर दिया गया था। उनमें से कुछ ही ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ थे। रक्त दानवों में कई ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ थे। हर बार जब ट्रांसेंडेंस रियलम ब्लड डेमन ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह एक नरसंहार होगा। यदि यह निगरानी रखने वाले लाखों विशेषज्ञों और इस तथ्य के लिए नहीं थे कि वे समुद्री जनजाति के सर्वश्रेष्ठ थे, तो वे इन ट्रांसेंडेंस रियलम ब्लड दानवों द्वारा पराजित हो गए होते। फिर भी वे बमुश्किल ही टिके रह सके। उनके कभी भी गिरने का खतरा बना रहता था। अब अंततः पुरस्कार पाने का समय आ गया था। नीफियान। येक्षिवेन ने आसमान में उस लंबी आकृति को देखा। हालांकि वह नीफियान को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि वह कौन है। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। आखिरकार नीफीबाई उसके हाथों दुखद रूप से मर गई थी। हालांकि अंत में हाओकैंग के हाथों नीफेयान की मृत्यु हो गई थी, फिर भी यह उससे बहुत संबंधित था। भविष्य में नीफेयान को पता चल सकता है कि नीफेबाई की मृत्यु उससे संबंधित थी। इसलिए वह हमेशा दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक नीफेयान के बारे में जानकारी एकत्र करता रहा था। जाहिर है, घोस्टली स्पिरिट किंग की तुलना में 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक नीफियान की ताकत केवल थोड़ी सी भी मजबूत नहीं थी। भले ही वे दोनों 4 स्वर्गीय राजाओं का हिस्सा थे, फिर भी उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। वह महसूस कर सकता था कि नीफियान चिंतित होने लगी थी। तार्किक रूप से दक्षिणी सागर क्षेत्र को खुश होना चाहिए कि वे उस क्रूर प्राणी को मारने वाले थे। इसमें घबराने की क्या बात थी? केवल एक निष्कर्ष था। नीफियान को भी शायद यह आभास हो गया था कि लोगों का एक समूह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। मंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल से अनजान। लेकिन अब जबकि ओरियोल्स का एक समूह चारों ओर था, तो वह मंटिस क्या करेगा? कौन सफल हो पाएगा? ये जिवेन दिल के रक्त क्षेत्र को पाने के लिए दृढ़ थी। वह कैसे इतनी अच्छी चीज को ब्लड यूनियन और सी ट्राइब के हाथों में पड़ने दे सकता है? इस रक्तदानव पितृसत्ता की ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। यहां तक जब वह वृद्धावस्था में मरने वाला होता है, तब भी उसके पास इतनी ताकत होती है।
मुझे डर है कि यहाँ तक उत्तर माउंटेन कबीले के प्रमुख, जिनसे मैं वापस मिला था, यह नहीं था भयानक। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। अब तक सबसे शक्तिशाली और भयानक व्यक्ति जो उसने कभी देखा था, वह उत्तरी पर्वत कबीले का उत्तरी पर्वतीय कबीले का प्रमुख था, जिसने प्राचीन बेरेंस मेनलैंड से फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र तक उसका पीछा किया। उस समय उसे केवल दहशत में भागने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यदि उसने अंत में स्टार बीस्ट अवतार का त्याग नहीं किया होता और उत्तरी माउंटेन कबीले के प्रमुख को उसे मारने की अनुमति नहीं दी होती, तो शायद वह अंत में बच नहीं पाता। यह रक्त दानव वास्तव में शक्तिशाली है। रक्त क्षेत्र में प्रकृति द्वारा पोषित प्राणी के रूप में यह लगभग सीमा तक पहुंच गया है। कहा ये मो, इस दुनिया में अगर हम इसे समतल दुनिया के संदर्भ में गणना करते हैं तो प्राचीन बेरेंस मेनलैंड जैसे मल्टीवर्स की केंद्रीय दुनिया के साथ साथ ट्रू मार्शल डोमेन जैसी छोटी दुनिया के अलावा उनमें से ज्यादातर अधूरी छोटी दुनिया हैं। यह रक्त क्षेत्र निस्संदेह इतनी छोटी सी दुनिया है। ये छोटे संसार स्वाभाविक रूप से अपूर्ण और अपूर्ण हैं। इस तरह की अपूर्णता अक्सर कानूनों और दोषों की कमी में परिलक्षित होती है। इसलिए रक्त क्षेत्र में चाहे वह रक्त दानव हो या रक्त पशु, उनके लिए बहुत ऊंचे स्तर तक साधना करना बहुत कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका स्वर्गीय मार्ग स्वयं अधूरा है। स्वाभाविक रूप से वे उच्च स्तर तक साधना नहीं कर सकते। कुलपति रक्त दानव जैसा प्राणी व्यवहारिक रूप से सबसे भयानक प्राणी है जो इस दुनिया में पैदा हो सकता है। रक्त क्षेत्र में उसकी स्थिति लगभग दानव कबीले के दानव सम्राट, शैतान कबीले के दानव राजा और मानव कबीले के शाही सम्राट के बराबर है। इतनी शक्तिशाली आकृति महान दाव का चमत्कार है। अपने खेती के आधार के साथ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी वह शायद ही कभी देखा जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के अस्तित्व को लक्षित नहीं किया जा सकता है। जब तक वह अपनी दुनिया में है, वह एक अजेय अस्तित्व है। दुर्भाग्य से फिर भी वह एक मरे हुए प्राणी नहीं है। जल्दी या बाद में वह बुढ़ापे से मर जाएगा। ये मो ने कहा। एक नायक अपने प्रमुख अतीत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने चरम पर कितना गौरवशाली है, अंत में वह दूसरों के शिकार के लिए सिर्फ एक लक्ष्य है। ये ज़िवेन ने आह भरी। रक्त दानव पूर्वज को देखते हुए उसकी आंखें डूबते सूरज की तुलना में थोड़ी अधिक दयनीय थीं। एक नायक जो अपने प्रमुख अतीत में था। इस दुनिया में सोने का एक बड़ा टुकड़ा लिए सड़क पर चल रहा एक बच्चा मौत को दावत दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी सोने का एक बड़ा टुकड़ा लिए सड़क पर चल रहा था। क्या वह मृत्यु को प्रणाम करने के समान नहीं था? आहें मत लो, इसमें आहें भरने के लिए क्या है? वह एक समय के लिए गौरवशाली था, रक्त क्षेत्र पर शासन करता था और वह सब कुछ का आनंद लेता था जो वह कर सकता था। वह एक बार एक सर्वोच्च अस्तित्व था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं है। यदि आप अपने जीवन काल के अंत से पहले अपने दाव को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो आप भविष्य में उनकी तरह समाप्त हो जाएंगे। आप किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए कई लोगों की नज़र में आप सबसे अच्छे शिकार के लक्ष्य हैं। ये मो ने ठंडेपन से कहा, ये ज़िवेन पर ठंडा पानी डालते हुए। ये शिवेन अचानक घबरा गई। हाँ, वह भले ही बहुत लोगों से आगे निकल गया हो, लेकिन जब तक वह अमर नहीं हुआ तब तक संभावना थी कि वह एक दिन मिट्टी के प्याले में बदल जाएगा। कई लोगों की नज़र में मृत्यु के बिना किसी के डीएओ को साबित करना लगभग किंवदंती की बात थी। कई लोगों ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि ये ज़िवेन के पास ये मो थे। ये मो कौन थे? वह डेविल किंग के जादुई हथियार का टूल स्पिरिट था। ये मो के साथ होने के कारण ये ज़िवेन ने कुछ और नहीं सीखा, लेकिन उनकी दृष्टि अपने साथियों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन जल्द ही ये ज़िवेन ने अपने दिमाग को शांत किया और अपना सारा ध्यान रक्त दानव पूर्वज पर केंद्रित कर दिया। रक्त दानव पूर्वज ने एक लंबी गर्जना की और उसके शरीर का सारा रक्ची अचानक बाहर निकल आया। विशाल ड्रैगन ट्रैप फॉर्मेशन थोड़ा काम गया और उस पर दरारें दिखाई दीं। ट्रांसेंडेंस रियल्म के विशेषज्ञ जिन्होंने गठन की स्थापना की थी, सभी खून खांस रहे थे और कुछ को मौके पर ही उड़ते हुए भेजा गया था। रक्त दानव पूर्वज ने अंतिम पलटवार किया, लेकिन अंत में वह अधिक समय तक टिक नहीं सका और उसका विशाल शरीर अचानक ढह गया। इसे करें, इसे करें, इसे जल्दी करो। इस तरह की आवाज सभी दिशाओं से आई और कई आकृतियां अचानक धराशायी हो गईं। जिस क्षण रक्त दानव पितृसत्ता गिर गई, नीफेयान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह पूरे समय रक्त दानव कुलपति को घूरता रहा था और अनुमान लगा रहा था कि रक्त दानव कुलपति कब गिरेगा। जैसे ही ब्लड डेमन पैट्रियार्क गिरे, नीफेयान ने प्रतिक्रिया दी। उसने लोगों पर हमला करने की आवाजें सुनी, तो वह कैसे नहीं समझ सका कि लंबे समय से नीचे पड़े विशेषज्ञों ने अपनी चाल चली है। वह तुरंत चिंतित हो गया। इन बग्स को ब्लॉक करने के लिए फॉर्मेशन सेट करें। दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ जो रक्त दानव कुलपिता पर हमला कर रहे थे, जब उन्होंने यह सुना तो वे आगे कूद पड़े। वे लहूलुहान दानव कुलपिता की तरफ छलांग लगाकर चारों दिशाओं में स्थिति संभाल ली। यह ऐसा था मानो उन्होंने आने से पहले ही चर्चा कर ली थी कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। एक एक करके भयानक गति से मुहरों को बाहर निकाला गया। एक रक्त लाल अवरोध संघनित होकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था।
थोड़ी देर के बाद यह पहले ही एक बड़े क्षेत्र में जुड़ चुका था। यह स्पष्ट रूप से एक और आत्मा निर्माण था जिसे बाहर से तोड़ना मुश्किल था। बहुत से लोगों को बुरा लगने लगा। अगर वे इन लोगों को जल्द से जल्द फॉर्मेशन खड़ा करने से नहीं रोक पाए तो इसे तोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। क्या आप इसे सेटअप करना चाहते हैं? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या मजाक! मैं इस हॉट ऑफ द ब्लड दायरे को स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उस क्षण एक आकृति उड़ी और दौड़ी चली आई। दक्षिणी सागर क्षेत्र के दो विशेषज्ञ जो संरचना स्थापित करने वाले थे, उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वे मौके पर ही मारे गए। यह इस बिंदु पर था कि हर किसी को एहसास हुआ कि यह 20 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था। पितृसत्ता रक्त दानव की लाश को हड़पने के लिए जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसके चेहरे पर एक तुच्छ अभिव्यक्ति थी। आश्चर्यजनक रूप से वह लाश को छीनने पर आमादा लग रहा था। क्या वह पश्चिमी सागर क्षेत्र से लुओ जुनफेंग नहीं है? वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? इस समय दक्षिणी सागर क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। मैंने सुना है कि दो शीर्ष विशेषज्ञ इस बार पश्चिमी सागर क्षेत्र से आए हैं। एक लुओ जुनफेंग है और दूसरा यंग मास्टर अमानो है। कहा जाता है कि मानव जाति के जानकारों को घेरने के दौरान यंग मास्टर अमानो की मौत हो गई थी। अब लुओ जुनफेंग पश्चिमी सागर क्षेत्र में एकमात्र है। वह वाकई अद्भुत है। कितनी तेज गति है! लुओ जुनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें चुराने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। नीफेयान जोर से दहाड़ा। क्या यही कारण नहीं था कि वह इतनी सारी चीजों से सावधान क्यों रहा? यह इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए था, लेकिन यह फिर भी हुआ और ये लोग फिर भी अंदर घुस गए। मैं इसे ले जाऊंगा। हा। भविष्य में यदि आपका दक्षिणी सागर क्षेत्र ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहता है तो आपको पहले मेरी राय पूछनी होगी। लुओ जुनफेंग दिल खोलकर हंसा, फिर पैट्रियार्क ब्लड दानव की लाश की ओर बढ़ा। वह इस तथ्य का लाभ उठाना चाहता था कि वह अभी भी रक्त क्षेत्र हृदय को छीनने के लिए जीवित था। धिक्कार है, इसके बारे में भी मत सोचो। नीफेयान ने अपनी गति तेज कर दी और एक पल में लगभग लुओ जुनफेंग को पकड़ लिया। वह लुओ जुनफेंग से भिड़ गया और एक पल में भयानक हमला कर दिया। यह ऐसा था मानो आकाश और पृथ्वी ढह रहे हों। नीफेयान ने लापरवाही से एक अकल्पनीय रूप से भयानक हमले को अंजाम दिया। उस समय की तुलना में जब उसने स्काई थंडर सी रीजन का वध किया था, नीफेयान की ताकत बहुत अधिक मजबूत थी। उन दोनों के अलावा और भी कई हस्तियां उड़ीं दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने समय पर अवरोध स्थापित करने का काम पूरा नहीं किया था, उन्हें तुरंत उड़ा दिया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए या मौके पर ही मारे गए। इन लोगों की तुलना नीफियान और अन्य लोगों से नहीं की जा सकती है, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्वर्ग के शिखर पर था। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में भी कई विशेषज्ञ थे। दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वे समुद्री कबीले के कुलीन विशेषज्ञों का विरोध कैसे कर सकते थे? उनके सभी बचाव एक पल में टूट गए और जो अवरोध स्थापित नहीं किया गया था वह जर्जर हो गया था। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। लालची और लालची, मरो। अचानक एक और विस्फोटक दहाड़ सुनाई दी और एक भयानक आकृति आसमान से उतरी। उसके पैर की एक क्रूर ठिठुरन के साथ एक भयावह शॉकवेव तुरंत प्रकट हुई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल में आसपास के सभी विशेषज्ञ, चाहे वे दक्षिणी सागर क्षेत्र से हों या वे जो अंधेरे में प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी को उड़ते हुए भेजा गया। एक और दबंग और दृढ़ व्यक्ति प्रकट हुआ। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुंदर व्यक्ति था जो फी बाईफेंग के साथ था। ज़ूंग होंगयुआन, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जब लुओ जुनफेंग ने देखा कि यह कौन है तो उसका चेहरा काला पड़ गया। यह ऐसा था जैसे उसने दुनिया की सबसे असहनीय चीज का सामना किया हो। उसकी आंखों में केवल यही हैंडसम आदमी और नीफियान लग रहे थे। बाकी सब उसके लिए चींटियों की तरह थे और वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। हृदय का रक्त क्षेत्र मेरे हाथों में रहने के लिए सबसे उपयुक्त है। आप में से किसी का भी अधिकार नहीं है। सुंदर ज़ूंग होंगयुआन बस ठंडी हंसी, फिर अपने हाथ से पकड़ने की गति की। कुलपति रक्त दानव की लाश, जो अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं थी, ने एक बड़ा छेद किया और फिर एक मुट्ठी के आकार का खून के रंग का क्रिस्टल निकाला। खून के रंग का क्रिस्टल एक अकल्पनीय रोशनी से चमक उठा। यह स्पष्ट था कि यह असाधारण था। आत्मा को शांति मिले। यह आपके गौरवशाली जीवन के अंत का समय है। यह अब तुम्हारा युग नहीं है। कमीने, भाड़ में जाओ। नीफियान इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे। सबसे पहले लुओ जुनफेंग सामने आए थे। अब ज़ूंग होंगयुआन प्रकट हो गया था। वह मजाक बन गया था। उन्हें दोहरा नुकसान हुआ था। उसने किसी और के लिए शादी का जोड़ा बनाया था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भले ही उसे हृदय के रक्त क्षेत्र को नष्ट करना पड़े, वह किसी और को नहीं दे सकता था। अगर वह नहीं हो सका तो कोई और नहीं कर सकता। सबसे खराब स्थिति में वह खेल को बर्बाद कर देगा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चोरी करने की? आप जीने से थक गए होंगे। लुओ जुनफेंग भी बहुत उत्तेजित लग रहा था।
वह पूर्व और पश्चिम से जून होंगयुवान पर हमला करने के लिए नीफेयान के साथ सेना में शामिल हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था, फिर भी उनके स्तर के विशेषज्ञ आसानी से अच्छी तरह से समन्वय कर सकते थे, भले ही उन्होंने पहले एक साथ काम न किया हो। इसके अलावा दोनों पक्ष जून होंगयुवान से बहुत नफरत करते थे। उन्हें उसे मार देना चाहिए। जैसे कि उनकी मृत्यु के बाद हृदय के रक्त क्षेत्र को कैसे विभाजित किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा। उन्हें रोको, मैं जा रहा हूँ। जून होंगयुवान अचानक दहाड़ा, फिर वह दूर उड़ गया। आप छोड़ना चाहते हैं? नीफियान और लुओ जुनफेंग उसे जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उसे मारने के लिए अपने परम कौशल का इस्तेमाल किया। इस समय शून्य में दो आकृतियां दिखाई दी और सभी हमलों को रोक दिया। वे फी बेफेंग और औसत दिखने वाले आदमी थे। फी बेफेंग, क्वान जिंगे, मुझे आप दोनों के आने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस बार उत्तरी सागर अच्छी तरह से तैयार है। नीफेयान ने अपने सामने दो लोगों को देखते हुए ठंडेपन से कहा। मूल रूप से उत्तरी सागर ने इस बार सबसे अधिक संख्या में शिखर विशेषज्ञ भेजे थे, कुल 3। दूसरी ओर अन्य सुपर समुद्री क्षेत्रों में केवल 2 थे, जबकि दक्षिणी सागर क्षेत्र और पश्चिमी सागर क्षेत्र प्रत्येक ने एक मानव विशेषज्ञ के लिए एक शिखर विशेषज्ञ खो दिया। इसलिए वे केवल एक विशेषज्ञ को ही भेज सकते थे। हालांकि ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कई विशेषज्ञ थे। हर कोई जानता था कि उनके स्तर पर, जब तक कि वे समान स्तर के विशेषज्ञ नहीं होंगे, वे उनके लिए एक मैच नहीं होंगे। अब जब उत्तरी सागर से फी बाइफेंग और क्वान जिंगे प्रकट हो गए थे, तो उनके लिए जून होंगयुवान तक पहुंचना लगभग असंभव था। आप जीने से थक गए होंगे। क्या आपको लगता है कि आप हमें रोक सकते हैं? अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बिना कब्रिस्तान के मरने दूंगा। लुओ जुनफेंग ठंडेपन से मुस्कुराया। लुओ जुनफेंग और नीफेयान ने स्वचालित रूप से शक्तिशाली उत्तरी सागर क्षेत्र के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। भले ही वे शत्रु थे, इस संसार में शाश्वत शत्रु जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल शाश्वत लाभ थे। जब तक मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, एक बार जब वह हृदय के रक्त क्षेत्र को परिष्कृत कर लेता है तो तुम उसका पीछा नहीं कर पाओगे। क्वान जिंगे ने ठंडेपन से कहा। क्या आप ऐसा होने देना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि यह केवल एक अस्थायी गठबंधन है। यदि वह हृदय के रक्त क्षेत्र को शुद्ध करता है तो आप भी उसके नियंत्रण में होंगे। क्या आप ऐसा होने देने को तैयार हैं? इस समय नीफेयान ने अनिच्छा से कहा। इन 2 विशेषज्ञों द्वारा उन्हें अवरुद्ध करने के साथ जून होंगयुवान को पकड़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। ये दोनों विशेषज्ञ उन्हीं के स्तर के विशेषज्ञ थे। सावधान न रहने पर उन्हें पराजित भी किया जा सकता था। ऐसे लोगों के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा। उनका गठबंधन तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। हालांकि वे सभी उत्तरी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उत्तरी सागर क्षेत्र अपने आप में बहुत जटिल था। इस क्षेत्र पर सभी प्रकार की शक्तियों का कब्जा था। इसके अलावा उनमें से 3 विशेषज्ञों के विभिन्न समूहों से संबंधित थे। इस बात की परवाह किए बिना कि रक्त क्षेत्र का हृदय किसने प्राप्त किया है, यह अन्य 2 समूहों के लिए एक बड़ा खतरा होगा। जो कोई भी रक्त क्षेत्र के हृदय को नियंत्रित करता है वह पूरे रक्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है। वे जिसे अंदर जाने देना चाहते हैं वे अंदर आ सकते हैं, और जिसे वे घुसना चाहते हैं वे उन्हें डरा सकते हैं। वह हिम्मत नहीं करेगा, क्वान जिंगे ने ठंडेपन से कहा। वे अकेले नहीं थे, उनमें से प्रत्येक के पीछे एक शक्तिशाली शक्ति थी। यहाँ तक जून होंगयुवान के पीछे की सेना भी एक ही समय में 2 शक्तिशाली ताकतों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगी। इन ताकतों ने एक दूसरे को रोक दिया। अगर वे कुछ भी करना चाहते हैं तो उन्हें लोगों के एक बड़े समूह द्वारा रोका जाएगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? धिक्कार है। क्या आप एक तरफ जाने वाले हैं? अन्यथा मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। नी फीबाई ने ठंडेपन से कहा। उसे बेचैनी होने लगी थी। दक्षिणी सागर ने इतनी जनशक्ति और संसाधनों को समाप्त कर दिया था, फिर भी यह परिणाम था। क्या वह एक बड़ी उपहास का पात्र नहीं बन जाएगा? इस विचार से उसके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। हालांकि उसके सामने 2 लोगों का हिलने का जरा भी इरादा नहीं था। इस समय जैसे ही जून होंगयुवान हर किसी की आंखों के सामने गायब होने वाला था, एक चौंकाने वाली ब्लेड की रोशनी अचानक आसमान से उतरी और नीचे गिर गई। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो रक्त के दिल को पीछे छोड़ दें। आप छोड़ना चाहते हैं, दिल के खून के दायरे को पीछे छोड़ दो। एक ठंडी चीख के साथ कुछ 100 फीट लंबी ब्लेड लाइट नीचे गिर गई। यह इतना राजसी था कि ऐसा लग रहा था कि यह आकाश को आधे में विभाजित करने जा रहा है। ब्लेड लाइट ने पूरे आकाश को ढक दिया। आकाश, धत्तेरी की! जून होंगयुवान ने तुरंत उसके दिल में शाप दिया। चौंकाने वाली कृपाण रोशनी से बचने में कामयाब होने से पहले वह हजारों फीट की दूरी से पीछे हट गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपने परिवेश का निरीक्षण करना जारी रख पाता, उसने खुद को 10 से अधिक विशेषज्ञों से घिरा हुआ पाया। नेता अजनबी नहीं था, यह चेन चुशान था। जून होंगयुवान, दिल को खून के दायरे में सौंप दो, वरना तुम आज यहां से नहीं जा पाओगी। चेन चुशान ने ठंडेपन से कहा। क्या
क्या आप पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र के खिलाफ जाने वाले हैं? जून होंगयुवान ने ठंडेपन से धमकी दी। ऐसी बचकानी धमकी मत दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत हास्यास्पद है? चेन चुशन ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तो क्या हुआ अगर उत्तरी सागर क्षेत्र शक्तिशाली है? क्या आप रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं? मैं अब रक्त क्षेत्र का स्वामी हूं क्योंकि मेरे पास रक्त क्षेत्र का दिल है। तुम मुझे धमकी देने के लिए 10,000 साल बहुत छोटे हो। उद्धरण चिन्ह। जून होंगयुवान ने ठंडेपन से कहा, यदि आप रक्त के दायरे का दिल छीनना चाहते हैं तो आपको इसे मेरे शव के ऊपर करना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह लगभग तुरंत बाहर निकल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मजाक है। चेन चुशन की कृपाण की रोशनी क्षैतिज रूप से उस पल में गिर गई जब उन्होंने अपने शरीर को सक्रिय किया। प्रतिभा के मामले में चेन चुशान पहले कभी किसी से नहीं हारे थे। अगर वह गलती से इस रक्त संसार में नहीं गिरा होता तो उसकी राय में ये लोग उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं होते। जून होंगयुवान के शरीर पर अनगिनत तावीज दिखाई दिए और एक विशाल अवरोध का निर्माण किया। बूम! ब्लेड की रोशनी तावीजों पर पड़ी और उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया। इसने जून होंगयुवान को लगभग आधे में विभाजित कर दिया। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो चेन चुशान इतने शक्तिशाली नहीं होते। हालांकि जून होंगयुवान केवल बचना चाहता था। चेन चुशान के लिए यह सबसे अच्छा प्रतिद्वंदी था। जून होंगयुवान ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और मुंह से खून का सार निकाल लिया। उसका फिगर तुरंत हजारों मील दूर उड़ गया, एक पल में सबकी नजरों से ओझल हो गया। बचने के लिए उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? चेन चुशान का शरीर ब्लड एसेंस से जल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में हजारों मील की यात्रा की। पलक झपकते ही उसने जून होंगयुवान का पीछा किया। धिक्कार है, क्या आप अब भी हमें रोकने जा रहे हैं? नीफियान ने फी बाइफेंग और क्वान जिंगे को उदासी से देखा। वह केवल यह देख सकता था कि हृदय का रक्त क्षेत्र उनके हाथों में आ गया है। फी बाइफेंग और क्वान जिंगे ने एक दूसरे को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक चक्कर के साथ गायब हो गए और जून होंगयुवान और चेन चुशान का पीछा किया। केवल वे ही जानते थे कि कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए पूरी गति से यात्रा करना कितना भयानक था। एक पल में हजारों मील की यात्रा करना कोई समस्या नहीं थी। उन दोनों के गायब हो जाने के बाद नीफियान और लुओ जुनफेंग मूल संघर्ष के बारे में कम परवाह नहीं कर सके और एक के बाद एक उनका पीछा करते रहे। यदि वे बाद में होते तो शायद उन्हें कोई बचा हुआ भी नहीं मिलता। वे नहीं जानते थे कि जब वे ये फुतियान का पीछा कर रहे थे तो अनगिनत विशेषज्ञ भी उसका पीछा कर रहे थे। इन लोगों के बीच एक सुनहरी किरण आकाश में चमकती थी और ये फुटियन का पीछा उस गति से करती थी जो बाकी सभी को पार कर गई थी। एक सुनहरी बिजली की तरह यह पूरे आकाश में छा गई और एक पल में सबके सामने गायब हो गई। ये जिवेन थी। ये शिवेन उनके पीछे पीछे बिना किसी हड़बड़ी के चल रही थी। उनका जल्दी कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। कारण साधारण था, उन्हें अपने आप पर बहुत भरोसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में दिल का रक्त क्षेत्र किसे मिला, उसे इसे छीनने के लिए बस आखिरी व्यक्ति होने की जरूरत थी। अपने दानव पंखों को खोलने के बाद उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। बस एक क्षण में वह पहले से ही उन विशेषज्ञों को पकड़ चुका था जो या तो अपने जीवन के लिए भाग रहे थे या उनका पीछा कर रहे थे। इस समय शून्य में दोनों पक्ष जमकर लड़ रहे थे। फी बाइफेंग और क्वान जिंगे ने एक बार फिर नीफियान और लुओ जुनफेंग को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ जून होंगयुवान और चेन चुशान भी लड़ रहे थे। जून होंगयुवान के पीछे सभी दिशाओं में एक रक्त लाल प्रकाश चमक उठा। यह हृदय का रक्त क्षेत्र था। इस समय हृदय के रक्त क्षेत्र पर अनगिनत लपटें जल रही थीं। दूर से देखने पर वह खून लाल सूरज जैसा लग रहा था। ऐसा लगता है कि जून होंगयुवान का पूरा बायां हाथ जल गया था। यह सबसे अधिक संभावना रक्त क्षेत्र के दिल से जला दिया गया था। इसने जून होंगयुवान को चेन चुशान के साथ मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उसने एक हाथ खो दिया था, फिर भी जून होंगयुवान हमेशा की तरह बहादुर था। उसका भाला एक अजगर की तरह था क्योंकि इसने चेन चुशान को रोक दिया था, जो रक्त के दिल के दायरे पर अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहा था। हा, मैंने तुमसे कहा था जून होंगयुवान, यह खजाना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यह मेरा होना चाहिए, रक्त क्षेत्र का भावी स्वामी। चेन चुशान दिल खोलकर हंसे। फिर से कहो अगर तुम मुझे हराना चाहते हो। जून होंगयुवान ने उपहास किया। उसका भाला गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आसमान में घुस गया क्योंकि यह चेन चुशान की ओर जा रहा था। यह एक पल में पर्वत श्रृंखला को भी भेद सकता है। चेन चुशान शांत और स्थिर था जब उसने अपने ब्लेड से वार किया। अंतहीन रक्तलाल तरंगें रक्तलाल ज्वार को भड़काती हैं। उसके शरीर पर असंख्य शल्क दिखाई देने लगे और वह अपने सागर गोत्र सत्य रूप में लौट आया। हालांकि इस बार उसके शरीर पर पपड़ी खून से लाल हो गई थी। वह अब समुद्री जनजाति के साधारण सदस्य के समान नहीं था। रक्तलाल ज्वार आकाश में रक्तलाल देवता में बदल गया।
उसने अपने हाथ में एक लंबा ब्लेड भी पकड़ा और नीचे गिरा। दो लंबे ब्लेड एक के बाद एक करते गए, हालांकि उन्होंने लगभग एक ही समय में एक दूसरे को मारा। खूनी युगल, बूम! लंबा भाला और क्रिम्सन कृपाण एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एक भयानक ऊर्जा उन्माद पैदा हो गया जो सभी दिशाओं में बह गया। यह एक विशाल गुब्बारे की तरह था जो पागलपन से सभी दिशाओं में बह रहा था। जून होंगयुवान के शरीर को 5 से 600 झांक दूर उड़ते हुए भेजा गया था। वह, जो अभी जल गया था, शक्तिशाली चेन चुशान के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था। दूसरी ओर चेन चुशान को केवल 100 झांक से अधिक दूर उड़ते हुए भेजा गया था। यह स्पष्ट था कि कौन मजबूत था। उसी क्षण एक सुनहरी आकृति पूरे आकाश में चमक उठी, जिसने एक विशाल लाल हाथ खींचा, जिसने रक्त क्षेत्र के जलते हुए हृदय को पकड़ लिया। क्या चोर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जून होंगयुवान और चेन चुशान ने लगभग एक ही समय में सुनहरे आंकड़े को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने लंबे भले और लंबे ब्लेड से सुनहरी आकृति पर वार किया। हालांकि सुनहरी आकृति चमक उठी और लंबे भले और लंबे ब्लेड के हमले चूक गए। वे गोल्डन फिगर पर उतरने में नाकाम रहे। उसने वास्तव में उन्हें चकमा दिया। फिर उसका बड़ा हाथ खूनी दायरे के दिल को पकड़ना जारी रखा। धत्तेरी की कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय यहां तक फी बाइफेंग, क्वान जिंगे, नी फियान और लुओ जुनफेंग, जो दूरी में लड़ रहे थे, ने अजीब स्थिति देखी। वे मन ही मन कोसते रहे। मुसीबत के बाद परेशानी बस गई थी। इन लोगों, इन संकटमोचनों से निपटना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। खासतौर पर नी फियान को रोने का मन हुआ। उन्होंने ही सबसे पहले रक्त दानव क्षेत्र की खोज की थी। वह वही था जिसने पैट्रियार्क ब्लड दानव से छुटकारा पाया था, पर अब उसकी मेहनत किसी और के हाथ लग गई थी। सी क्लैन के एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में उनका गौरव और स्वाभिमान ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन भले ही उन्हें वहां असामान्यता का पता चला, उनके पास इस समय इससे निपटने का समय नहीं था। हालांकि वे बहुत तेज थे। हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई आमतौर पर 0.0 सेकंड से कम समय तक चलती है। इतने कम समय में उनके पास कुछ भी करने का समय नहीं था। येज़िवेन ने अपना बड़ा हाथ खोला और खूनी दायरे के दिल को पकड़ लिया। निश्चित रूप से खूनी दायरे के दिल पर रक्त लाल लपटें भयंकर रूप से जल गईं। वे येज़िवेन की बांह को जलाने वाले थे। हालांकि येज़िवेन, जिन्हें पहले रहस्यमय लपटों को इकट्ठा करने का अनुभव था, स्वाभाविक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थीं। रक्त लाल लपटें येज़िवेन की त्वचा पर दिव्यता को जला भी नहीं सकती थी, उसके पूरे हाथ को जलाने की तो बात ही छोड़ दें। इसके विपरीत येज़िवेन ने लगातार अपनी शक्ति का संचालन किया और इस रक्त लाल ज्वाला को अपने डेंटियन में अवशोषित कर लिया। उसके डेंटियन में पहले से ही एक असामान्य ज्वाला थी और अब इसमें एक और ज्वाला जुड़ गई। वह केवल असामान्य लपटों के दो समूहों को नियंत्रित करने और उन्हें मौके पर एक दूसरे से लड़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर सकता था। इन सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक क्षण लगा। खूनी दायरे के दिल पर रहस्यमयी ज्वाला को मौके पर ही दबा दिया गया था। यह अपने मूल चमकदार और पारभासी रूप में लौट आया और सीधे त्यानयुवान मिरर में समाहित हो गया। रक्तरंजित क्षेत्र के हृदय का शोधन कुछ ऐसा नहीं था जिसे थोड़े समय में किया जा सकता था। तू ज़िवेन जल्दी में नहीं थी। धिक्कार है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय चेन चुशान और जून होंगयुवान ने पागलों की तरह येज़िवेन पर पागलों की तरह हमला किया। दूरी में क्वान जिंगे, फी बाइफेंग, लुओ जुनफेंग और जी फियान भी पहुंचे और येज़िवेन की घेराबंदी में शामिल हो गए। येज़िवेन ने अपने दानव पंख खोल दिए और उड़ने ही वाला था। अचानक उसने आकाश में एक बेहद भयानक आभा देखा जो तुरंत ही येज़िवेन के शरीर को ढक रही थी। फिर एक बड़ा हाथ आसमान से कट गया और येज़िवेन को पकड़ लिया। येज़िवेन चौंक गई। यह वह बड़ा हाथ था जिसने उस दिन चेन चुशान को बचाया था। यह बड़ा हाथ एक आभा बिखेर रहा था जिससे येज़िवेन का दिल कांपने लगा। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और आकाश में एक कदम आगे बढ़ाया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही 1000 मील से अधिक दूर था। उसने अभी अभी अनुभव किए भयावह खतरे के कारण और रुकने का साहस नहीं किया। वास्तव में अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह जगह को फाड़ नहीं सकता, तो वह बस जगह को फाड़कर भाग जाता। ब्लड यूनियन के पीछे वास्तव में ऐसा प्राणी था। उसे भी नहीं पता था कि उस बड़े हाथ के पीछे क्या है। हालांकि वह इस समय इतना ध्यान नहीं रख सकता था। वह तुरंत भाग निकला। जहां तक चेन चुशान की बात है, उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी जब तक उसके पास खूनी दायरे का दिल था, वह किसी भी समय खूनी दायरे में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। कुछ 100 वर्षों के बाद चेन चुशान से निपटना केक का एक टुकड़ा होगा। उस समय उसे कुचलकर मार डालना एक चींटी को कुचलने से अधिक कठिन नहीं होगा। यह सोचकर उसने अपने दानव पंखों को और भी बार बार फड़फड़ाया और उसके पीछे का विशाल हाथ भी उसकी पूंछ पर गर्म था। हालांकि येज़िवेन के पीछे दानव पंख बहुत तेजी से फड़फड़ा रहे थे। बड़ा हाथ येज़िवेन को जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये जीवेन केवल भागती रह सकती थी। सौभाग्य से उनके स्टॉर्म विंग्स पहले ही महान पूर्णता की स्थिति में पहुंच चुके थे। न केवल एक सीधी रेखा में उसकी दौड़ बहुत तेज थी, बल्कि एक छोटी सी रेंज में भी वह अत्यधिक तेज था। इसलिए हालांकि वह कई बार खतरे में था, उसने एक ही बार में सभी को टाल दिया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। लहू की दुनिया में बने रहने का कोई रास्ता नहीं था। ये जीवेन पहले ब्लड वर्ल्ड छोड़ने का फैसला कर सकती थीं। सौभाग्य से ब्लड वर्ल्ड की इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ उनके हाथों में था, जो हॉर्ट ऑफ द ब्लड वर्ल्ड था। भविष्य में क्या वह रक्त की दुनिया में अपनी इच्छा के अनुसार आने और जाने में सक्षम नहीं होगा? हालांकि ब्लड वर्ल्ड में बहुत कम मास्टर्स थे जिनमें उनकी रुचि थी, यह निर्विवाद था कि ब्लड वर्ल्ड में रक्त ऊर्जा साधना के लिए बहुत फायदेमंद थी। यदि यह ब्लड वर्ल्ड में विशेष परिस्थितियों के लिए नहीं होता, जहां कोई केवल 3 साल तक रह सकता था, अन्यथा यदि कोई इस ब्लड वर्ल्ड में खेती करना जारी रख सकता है, तो खेती की गति एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि दूसरों के लिए प्रतिबंध उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसने हॉर्ट ऑफ द ब्लड वर्ल्ड प्राप्त किया था, जिसका अर्थ था कि वह ब्लड वर्ल्ड का भावी स्वामी था। हालांकि वह यह नहीं कह सकता था कि अब ब्लड वर्ल्ड पर उसका पूरा नियंत्रण था, वह लगभग वहां था। ये जीवेन पूरे रास्ते ओरिएंटल सिटी की दिशा में भाग गई। केवल 1 घंटे से अधिक समय में वह ओरिएंटल सिटी पहुंचे और दरार में घुस गए। इस समय ये जीवेन के शरीर पर नाम का टैग लागू हो गया। उसका शरीर अचानक एक बड़े सक्शन से आकर्षित हो गया था। उनके दिमाग में अंकित नीला समुद्र और नीला आकाश था। अंत में यह अब ब्लड वर्ल्ड की रक्त लाल स्थिति नहीं थी। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि उसकी दृष्टि भी पीछे चली गई थी और उसे केवल रक्त लाल ही दिखाई दे रहा था। एक समय के लिए येक्षिवेन ने वास्तव में महसूस किया कि यह बहुत चमकदार था। ये जीवेन बाहर है। तू जीवेन की आकृति अभी अभी फले फूले बादल सागर क्षेत्र में दिखाई दी थी और अचानक विभिन्न बलों के जासूसों ने उसे तुरंत पहचान लिया। जब वह पहली बार फले फूले बादल सागर क्षेत्र में आया था, उसके विपरीत वर्तमान में वह कोई नहीं था। उनकी छवि पहले से ही पूरे फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में फैल चुकी थी। जिस किसी ने भी इस मामले पर थोड़ा ध्यान दिया, वह तुरंत येक्षिवेन को पहचान सकता था। यह वही है, इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी करो और कबीले के बुजुर्गों को रिपोर्ट करो। आज यह बच्चा निश्चित रूप से मर गया है। यह सही है, यह सही है। उसने वास्तव में 2 अधिपतियों को भड़काने का साहस किया। इस बार गुई युआन संप्रदाय के लिए उसकी रक्षा करना असंभव है। संचार ताबीज अचानक आकाश में हर जगह उड़ गए। 1 साल से अधिक समय के बाद ये जीवेन आखिरकार ब्लड वर्ल्ड से बाहर आ गई। सभी ने अचानक तरोताजा महसूस किया। ये जीवेन ने तुरंत महसूस किया कि ये संचार तावीज बेतरतीब ढंग से इधर उधर उड़ रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली। यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। जब उसने यंग मास्टर यान और क्रोकोडाइल शैडो को मौके पर ही मार दिया, तो वह पहले ही इस स्थिति के बारे में सोच चुका था। ब्लड वर्ल्ड में वह संभवतः हमेशा के लिए छिपना नहीं चुन सकता था। कई लोगों के लिए 3 साल बहुत लंबा समय हो सकता है, लेकिन सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले विशेषज्ञों के लिए यह कुछ भी नहीं था। अभी उसके लिए झपकी लेने का समय था। 2 नस्लें अपने तामसिक व्यक्तित्व के साथ उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हैं? हालांकि येक्षिवेन का भी ऐसा प्रतिशोधी व्यक्तित्व था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो चेहरे पर थप्पड़ सहे और यहां तक थप्पड़ खाने के लिए अपने चेहरे के दूसरे हिस्से को भी बढ़ा ले। वह खास था। जिसने भी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत की, वह उसे मार डालेगा। ये जीवेन, तुम अंत में मरने के लिए बाहर आए। इस समय दूर आकाश से एक गर्जना आई। दर्जनों योद्धाओं का एक समूह विशाल आकाश को पार करके ऊपर आ गया। ये दर्जनों योद्धा हवा में तैरते रहे। उनकी आभा अत्याचारी थी और उनकी जोरदार ची सभी दिशाओं में बिखरी हुई थी। वे अद्वितीय संहार करने वाले देवताओं के समान थे। उनमें से हर एक कानून के प्रकटीकरण के क्षेत्र में एक सुपर विशेषज्ञ था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में किसी भी कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ को एक बड़ा शॉट माना जा सकता है। उनमें से कोई एक ऐसा अस्तित्व था जो सामान्य दिनों में पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र को नियंत्रित करता था। सामान्य दिनों में उनमें से कोई भी पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। लेकिन अब वे सभी एक सांस में यहां आ गए। ये दर्जनों पारलौकिक क्षेत्र के स्वामी नहीं थे। यहां तक अगर दर्जनों पारलौकिक क्षेत्र के स्वामी थे, तो पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में कई ताकतें नहीं थीं। लॉ मैनिफेस्टेशन मास्टर का जिक्र नहीं। यहां तक अगर कोई लॉ मैनिफेस्टेशन मास्टर होता, तो वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ बन सकता था। केवल 6 अधिपतियों की सेना ही एक बार में इतने सारे ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों को बाहर भेज सकती थी। 6 अधिपतियों की नींव स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ थे। उनमें से कई के मंदिरों में सफेद बाल थे। वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के पुराने राक्षस थे जो कई वर्षों से घनिष्ठ साधना में थे। वे सभी अब खो दे गए थे।
एक और यह साबित हुआ कि लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की नींव अकल्पनीय थी। दूसरी ओर यह भी साबित हुआ कि वे एक शिवेन को कितना महत्व देते थे। यह गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला इतना उदार है। इतने सारे कानून अभिव्यक्ति स्वामी भेजे जाते हैं। अरे क्या वे गुइयुआन संप्रदाय से पूरी तरह से अलग होने की योजना बना रहे हैं? यह कुछ भी नहीं है। आप शायद अभी तक नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है कि येजिवेन की साधना रक्त की दुनिया में छलांग और सीमा से विकसित हुई है। कानून घोषणा पत्र के स्वामी उनके विरोधी नहीं हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक लॉ मैनिफेस्टेशन मास्टर से निपटने के लिए आप बहुत सावधान नहीं हो सकते। प्रमुख सेनाओं के गुप्तचर विचार विमर्श कर रहे थे। यहाँ इंतजार कर रहे जासूस न केवल लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले और जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ थे। इस द्वीप पर कई ताकतों के जासूस भी जमा थे। क्या अधेड़ उम्र का आदमी गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले इलियानहेम के वर्तमान कबीले के नेता का नेतृत्व कर रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से आएगा। मुझे डर है कि यह अच्छी तरह से खत्म नहीं होगा इस समय। यहाँ तक अगर गुइयुआन संप्रदाय के विशेषज्ञ हस्तक्षेप करते हैं तो भी सुलह करने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में दो लोगों के बारे में क्या? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पिछले गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का नेता है। मौजूदा गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के सर्वोच्च ग्रैंड एल्डर ईवोफा। दूसरा बूढ़ा आदमी इन दो लोगों के बगल में खड़ा हो सकता है। क्या वह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में भी एक बड़ा शॉट है? लेकिन मैंने उसे पहले नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। वही चांग ज़ेई है। क्या यह नहीं कहा जाता है कि चांग ज़ेई का निधन हो गया है? वह अभी भी जीवित है। हे भगवान, वह 7000 से अधिक साल पहले का एक बड़ा शॉट है। हे भगवान, अगर मैंने किया बस उस समय की जानकारी के माध्यम से पलटें, मुझे डर है कि मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। यहाँ तक यह बूढ़ा भी यहाँ है। मुझे डर है कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला वास्तव में उग्र है। उद्धरण चिन्ह। आसपास के कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। चांग ज़ेई के नाम ने उन्हें झकझोर दिया। इन तीन भयानक विशेषज्ञों के अलावा उनके पीछे विभिन्न स्तरों की शक्ति के दर्जनों विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी ताकत की तुलना इन तीन विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में प्रवेश किया था। उनमें से कोई भी ऐसा विशेषज्ञ था जो किसी क्षेत्र को हिला सकता था। यदि उनके नाम ज्ञात होते तो निश्चित रूप से वे महान व्यक्ति होते जो किसी क्षेत्र को हिला सकते थे। आप येजिवेन हैं। इलियानहेम ने एक शिवेन की तरफ ठंडेपन से देखा। उसकी टकटकी असामान्य रूप से ठंडी थी। हाँ, येजिवेन ने सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा, आप साहसी हैं। अनगिनत वर्षों से फलते फूलते मेघसागर क्षेत्र में आपसे अधिक साहसी कोई नहीं है। आपने कई लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के युवा स्वर्ग के गौरव को मार डाला। आप साहसी हैं, इलियानहेम ने कहा। हालांकि साहसी लोग अक्सर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। क्या आपको लगता है कि गुइयुआन संप्रदाय आपको बचा सकता है? अगर वे हैं भी तो वे हमारे रोष का सामना नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हें मरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इलियानहेम की नज़र में येजिवेन पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। यह पहले या बाद में मरने से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने रक्त क्षेत्र में येजिवेन की कुछ शानदार उपलब्धियों के बारे में भी सुना, इसीलिए इतने सारे विशेषज्ञ भेजे गए थे। इलियानहेम की राय में यह पर्याप्त ध्यान था। भले ही वे अन्य 6 अधिपतियों के नेता हों, उसके लिए एक शिवेन के साथ विशेष रूप से व्यवहार करना असंभव था। येजिवेन, भाड़ में जाओ। येजिवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला था। अचानक एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और आंकड़ों का एक और समूह विशाल आकाश में आ गया। इनमें से दर्जनों विशेषज्ञ थे। ताकत के मामले में वे गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से भी बदतर नहीं थे। सामने के दो लोगों में एक जोरदार आभा थी। ताकत के मामले में वे इलियानहेम की तिकड़ी से कम नहीं थे। उनके शरीर से जहरीले धुएं के साथ मिश्रित लपटें निकल रही थीं। वे जले हुए लोगों की तरह थे। भले ही येजिवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली हों, वह अनुमान लगा सकता था कि ये जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ थे। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ भी यहाँ हैं। हे भगवान, यह लाइनअप वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से भी बदतर नहीं है। कुलपति और सर्वोच्च बुजुर्ग आ चुके हैं। लगभग 100 लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ हैं। वे समूचे फले फूले बादल सागर क्षेत्र को पलट सकते हैं। यंग और फ्लेम यंग मास्टर वास्तव में येजिवेन के हाथों मर गए। वास्तव में वह अभी भी बहुत आवेगी है। वह कार्रवाई करने से पहले रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने तक इंतजार कर सकता है। फिर किसी को पता नहीं चलेगा क्या वह मंदबुद्धि है या वह वास्तव में बेईमान है। उसने वास्तव में ऐसा किया। 6 अधिपतियों में से एक भी पहले से ही इतना भयानक है, उनमें से 2 की तो बात ही छोड़ दें। इस बार येजिवेन इस आपदा से बच नहीं पाएगी।
जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के कुलपति ने ये जिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, इस बार तुम पंख होने पर भी बच नहीं सकते। भागने के बारे में सोचना भी मत। भाग जाओ। किसने कहा कि मैं भागने जा रहा हूं? ये जिवेन ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा। उन्होंने शक्तिशाली प्रभामंडल वाले ट्रांसेंडेंस रियलम के सैकड़ों विशेषज्ञों को देखा। यदि वह रक्त की दुनिया में प्रवेश करने से पहले होता तो वह शायद इस तरह के एक लाइनअप को देखकर मुड़ जाता और छोड़ देता। पर अब पहले की तुलना में उसकी ताकत न केवल थोड़ी सी मजबूत हो गई थी, बल्कि उसने एक बड़ा दृश्य भी देखा था। उसने कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के हजारों विशेषज्ञों के शानदार दृश्य को देखा था। इन 100 से कम लोगों की तो बात ही छोड़ दें।